हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है कृतिका पारिक और स्वागत करती हूँ आप सभी का अनअकैडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पर पेपर 2 ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी के लिए। और आप लोगों के लिए एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में जो आपका सिलेबस है, सिलेबस की फिजिकल ज्योग्राफी की यूनिट नंबर 3 है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी का सिलेबस नो डाउट बहुत छोटा है, पर वहाँ से आने वाले जो सवाल होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। मतलब ये कि छोटा सिलेबस है बट कवर बहुत सारा पोर्शन करता है। ओशियनोग्राफी में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, लाइक ओशियंस के जो आपके रिलीफ होते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ सबको वो क्लासेस पसंद भी आई होगी। सबमरीन कैनन्स क्या होती हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट ओशियन डिपॉजिट्स के बारे में, मतलब कि संपूर्ण महासागरीय निक्षेपणों के बारे में। तो जो भी लोग आज पहली बार मेरी क्लास में आए हैं उन सभी का स्वागत है। और अगर आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, तो एक बार इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इन चैनल पे दोस्तों आप लोगों के लिए नेट कैटेगरी से रिलेटेड जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको इस चैनल पे मिलते हैं। तो देरी बिल्कुल मत कीजिए, आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। और स्पेशली इफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ ज्योग्राफी देन इट इज अ वेरी ग्रेट गिफ्ट फॉर यू। सो दोस्तों, मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पे है। कृतिका पारिक है मेरा नाम। पिछले मई 2020 से आप लोगों के साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे अगर आप एनरोल करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो एनरोल करवाते वक्त अगर आपको चाहिए 10% का इंस्टेंट ऑफ, तो आप कोड यूज कर सकते हैं UGC10। जैसे कभी हम शॉपिंग करते हैं तो अगर हमें फ्री वाउचर मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो सेम इसी तरह आप लोगों को एक फ्री में कूपन मिल रहा है। UGC10 एक कोड है, जैसे ही लगा दोगे 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के किसी भी कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। मतलब इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ नेट कैटेगरी में डिस्काउंट ले सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में आप इस कोड को लगाने के बाद में अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। जहां तक बात है दोस्तों अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल की, तो कृतिका पारिक नाम से आपको मेरी अनअकैडमी पर प्रोफाइल मिल जाएगी, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी में मेरा भी कोर्स चल रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के वो मैं कवर करूंगी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है। अभी मैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी कवर करवा रही हूं, जो हमारी 13 तारीख तक चलने वाली है, यानी कि 13 मार्च तक हमारी इकोनॉमिक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी चलेगी। उसके बाद में स्टार्ट करूंगी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी और आपके ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड्स। एंड देन इफ इन द मंथ ऑफ अप्रैल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेटलमेंट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल और रीजनल डेवलपमेंट। इसके बाद में मेरा सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन रिवीजन सीरीज लाने वाली हूँ। तो प्लस में पढ़ने का एक बेनिफिट यही है कि आपको सोचना नहीं पड़ता है कि कोर्स हुआ है या नहीं हुआ है, क्लासेस कब होंगी, सब कुछ बिल्कुल स्केड्यूल होता है। तो जो भी लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का सब्सक्रिप्शन आपके पास में अवेलेबल है। आपकी मर्जी है, आपको जो लेना है वो आप लीजिए, कोड सभी पे एप्लीकेबल है। बट अगर आप मुझसे पूछे कि मैम विच प्लान इज बेटर, सो देन आई विल सजेस्ट यू 12 मंथ प्लान एंड 24 मंथ प्लान इज बेटर, बिकॉज इट टोटली इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। आप 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में 11,000 पे कर रहे हैं, यहाँ पे 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में सिर्फ 13,000 पे कर रहे हैं। 13,000 भी आपको पे नहीं करने हैं। जहां आपसे पूछे हैव ए रेफरल कोड, वहां पे आप UGC10 लगा सकते हैं। जैसे ही UGC10 कोड लगाओगे आपकी फीस 13,000 से घट के हो जाती है 12,375 रुपए। ठीक है, तो जिनको लेना है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी नेट कैटेगरी में अवेलेबल है। आइकॉनिक में आपको आपके पर्सनल कोच मिलते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है, आप लोगों के लिए स्केड्यूल प्लान होते हैं, वीकली प्लान होता है आपका, और भी ना जाने पर्सनल गाइडेंस मिलती है, बहुत कुछ है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो जिनको चाहिए कि कॉलेज लेक्चरर भी हमारा हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू है कॉलेज लेक्चरर में, उनके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। 12 महीने की फीस 26,000 है, और जो 24 महीने का लेना चाहते हैं उनकी 40,000 है। तो ऐसे करके डिस्काउंट कोड लगने के बाद में 23,000 एंड रिस्पेक्टिवली 40,000 आपकी फीस हो जाती है। तो ये थी दोस्तों डिटेल, कुछ मेरे बारे में, कुछ मेरी क्लासेस के बारे में, और कुछ डिटेल्स आपको मैं देना चाहूंगी मेरी स्पेशल क्लासेस के बारे में। मेरी स्पेशल क्लास दोस्तों ज्योग्राफी की होती है मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 8 AM। आज भी हुई है 8 AM पे मेरी क्लासेस हुआ करती है। यहाँ पे दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंटली 1700 MCQ सीरीज चला रही हूँ, जिसमें हमारे अब तक 27 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरा टारगेट है 90 to 100 टेस्ट का। तो जो भी जुड़ना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन से मिल जाएगा, जहां पे आप इस कोड की मदद से जब आप क्लास खोलेंगे या पहली बार अनअकैडमी पर जाएंगे तो दोस्तों, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में कोई अनलॉक कराने के लिए कोड है क्या। तो आपके पास में बिल्कुल कोड है UGC10। अनलॉक कराते वक्त आप इसको काम में ले सकते हैं और मेरी क्लासेस को देख सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से एक बहुत ही छोटी सी जानकारी मेरी क्लासेस को लेके। स्टार्ट करते हैं अब हम हमारी क्लास को। आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में ओशियंस डिपॉजिट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओशियन डिपॉजिट होते क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। हम हमारे जैसे अर्थ पे हमारा जो 2 हिस्सों में हमारी पृथ्वी डिवाइड है, हम जनरली ये बोलते हैं जब भी हमारी अर्थ की बात आती है दोस्तों, तो नॉर्मली अगर एक मैप बना के अगर मैं आपको समझाऊं इस चीज को, तो देखेंगे कुछ इस तरीके से ये देखिए, यहां पे कुछ ऐसा आपका वर्ल्ड मैप होता है। इस वर्ल्ड मैप का दोस्तों ये जो हिस्सा होता है ये आपका कहलाता है लैंड एरिया, ओके। और यहां का जो हिस्सा होता है ये आपका कहलाता है ओशियन का एरिया। लैंड एरिया की अगर मैं डिवाइडेशन की बात करूं कि लैंड एरिया कितने परसेंट है माना जाता है, तो दोस्तों ये बोला जाता है 29% पे तो है लैंड एरिया और 71% पे पाया जाता है ओशियन का एरिया। मैंने जब ओशियनोग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने इस चीज का बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासिफिकेशन भी किया था कि जो ओशियन होता है ये टोटली हमारा कहलाता है हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल। तो ओशियन और लैंड, तो क्योंकि हम लैंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पूरी आपकी लैंड को लेकर है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में दोस्तों जनरली आपने पढ़ा होगा कि 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या करते हैं, किसी भी चीज है उसका कटाव करेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और उसको किसी दूसरी जगह पे लाके जमा कर देंगे। तो उनका हमारे लैंड पे मिलने वाले जो डिपॉजिट्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स आर द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। डेल्टा एक डिपॉजिट का प्रकार है। हमारे जो फ्लड प्लेन्स होते हैं डिपॉजिट माने जाते हैं, आउटवॉश प्लेन डिपॉजिट माने जाते हैं, लॉयस डिपॉजिट्स माने जाते हैं। तो हमें ये पता है कि इनको करने वाला कौन है। तो जैसे दोस्तों हम हमारे इस लैंड एरिया के डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ते हैं, सेम उसी तरह, क्योंकि ओशियन भी एक आपके किसी की सतह पर मिलने वाला पानी ही तो है, तो इस पर भी पाए जाएंगे। जनरली हम बोलते हैं कि हमारी जो क्रस्ट हिस्सा है, हमारे जो अर्थ है जिसपे लैंड पाया जाता है या जो सॉलिड फॉर्म है वो क्रस्ट होती है। ओशियन को हम बोल देते हैं कि ये सीमा से बनी है और लैंड को हम बोल देते हैं कि ये सियाल से बनी है। दोनों बनी तो किसी भी एक तरह की सतह से ही है, चाहे उसके ऊपर पानी हो, चाहे उसके ऊपर कुछ भी ना हो, चाहे उसके ऊपर पहाड़ हो। तो ऐसे करके दोस्तों जो हमारे ओशियंस होते हैं, मतलब कि जो महासागर होते हैं, महासागरों में पाए जाने वाले जो निक्षेपित पदार्थ होते हैं वही ओशियन डिपॉजिट्स कहलाते हैं। महासागर के निक्षेपण के अवशेष वो कहलाते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ पदार्थ पड़े हुए हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपके ओशियंस के डिपॉजिट्स हैं, मतलब कि महासागर के निक्षेप हैं। अब जैसे मैंने आपको लैंड का उदाहरण देके बताया कि कहीं पर सेडिमेंट्री रॉक बनी है, तो हम क्या बोल देंगे, हवा की वजह से या पानी की वजह से इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक का कटाव होके वो एक जगह से दूसरी जगह पे लाए गए। काफी टाइम तक जब उनका इसी तरह का प्रोसेस जारी रहा तो लेयर बाय लेयर्स आपके अलग अलग एक रॉक बन गई पूरी अच्छे से, जिसे हमने सेडिमेंट्री रॉक नाम दिया। रिवर जब अपने पानी की बहुत ज्यादा स्पीड से कटाव करती है, तो जब वो अपनी ओल्ड स्टेशन पे आती है तो वहां पे पहुंच करके वो सेडिमेंट्स को जमा कर देती है, जिसको हमने डेल्टा नाम दे दिया। इज इट क्लियर एवरीवन? ये सब आपके क्या कहलाते हैं, लैंड की आपके डिपॉजिट्स कहलाते हैं। तो सेम इसी तरह दोस्तों हमारा जो ओशियन हिस्सा होता है, ओशियंस के अंदर भी सेम तरह के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। पर अब हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल, एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने ये आ जाता है कि आखिर ये डिपॉजिट होते कैसे हैं और ओशियंस में मिलते कैसे हैं। ओशियंस में मिलने वाले डिपॉजिट्स कैसे हो सकते हैं दोस्तों? तो एक चीज याद रखना कि महासागर के अंदर जो अवसाद पाए जाते हैं वो महासागरीय अवसाद होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, उस चीज का ध्यान में रखना कि महासागर के अंदर जो अवसाद पाए जाते हैं, यहाँ पे मिलने वाले जो अवसाद होते हैं दोस्तों, ये जो अवसाद है ये आपके असंगठित रूप में होते हैं। असंगठित रूप के अंदर ये अवसाद पाए जाते हैं। ये आपके शैलों के रूप में नहीं होते हैं, शैल यहाँ पे नहीं होती है। मतलब कि अगर हम बोलें कि यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है, चट्टानों का अध्ययन करते हैं, जी नहीं, असंगठित पदार्थों का अध्ययन करते हैं। असंगठित पदार्थ कौन से हो जाते हैं? जैसे आपके मिट्टी हो गई, ग्रैब बजरी हो गई, आपके अलग अलग मिनरल्स हो गए जो संगठित रूप में नहीं है, असंगठित रूप में है, उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? ओशियंस के डिपॉजिट कहलाते हैं। ओशियन के डिपॉजिट्स को लेकर के अगर एक जनरल सवाल किया जाए कि ये किस किस तरीके से देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो याद रखना
ओशन डिपॉजिट्स को लेकर के हमेशा ये माना जाता है कि हमेशा किसी भी चीज के गाइस इंटरनल और आउटर दो सोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि आपके यहाँ पर एक नदी है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही सुंदर गांव में रहते हैं, आपका गांव बहुत सुंदर है, गांव के बीचों बीच में एक पानी की नदी बहती है। ये एक नदी है, मान के चलिए, नदी मान लीजिए या तालाब मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ तालाब और पॉन्ड। ये क्या है? एक तालाब है, ठीक है। यहाँ पे मिलने वाला जो तालाब है, अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे गंदगी कैसे हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो आप ये बोलेंगे कि मैम गंदगी का के यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो इसके अंदर अपने काम को डाले हैं, लाइक अपने गंदे कपड़े यहाँ पे धो रहे हैं, गंदा पानी इसमें डाल रहे हैं, या और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आउटर पार्ट से गंदगी नदी में जा रही है। एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या बोलोगे आप? दूसरा रीजन ये बोलोगे, बोले मैम हो सकता है कि यहाँ पे तालाब में मान के चलिए मछलियां रहती है, तालाब में और भी जीव रहते हैं, वो जब मरते हैं तो उनके मरने की वजह से वो तालाब में ही रह जाते हैं, इसकी वजह से भी तालाब गंदा हो सकता है। तो हमारे पास में दो रीजन निकल के आ गए। सेम चीज को आपको अप्लाई करना है दोस्तों ओशियंस के अंदर। अब ओशियंस के अंदर आप कैसे रिप्लाई करेंगे? मान के चलिए कि कोई एक जगह है, वो जगह पे क्या है? महासागर बना हुआ है। एक है आपके महासागर, महासागर बना हुआ है। उस महासागर में ऐसा भी तो हो सकता है जब नदी हवा अपने पानी की वजह से सेडिमेंट्स को लेके आती है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि महासागरों के अंदर जो पवन है, यानी कि जो विंड होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, या आपकी जो रिवर होती है, उसके साथ में लाए गए सेडिमेंट्स किसी भी महासागर में डाले जा रहे हों, महासागर में सेडिमेंट्स को डाला जा रहा हो। अवसादों को इसमें लाके डाला जा रहा हो। इज इट क्लियर एवरीवन? हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओशंस में मिलने वाले डिपॉजिट में एक डिपॉजिट ऐसे होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं आपके भूमिज निक्षेपण, जिसको हम टेरिजीनियस डिपॉजिट का नाम देते हैं। मतलब कि रिवर विंड की वजह से डेल्टा कहीं बन रहा है, या इनकी वजह से महासागरों के अंदर जमा हो रहा है, यानी कि बाहर से मिट्टी लाके आप अपने घर में पानी में डाल रहे हैं। ये एक इसका बेसिक एग्जाम्पल है। इसके बाद में दूसरा रीजन क्या हो सकता है? जैसे दोस्तों हमने अक्सर सुना होगा जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ये वॉल्केनिक इरप्शन क्योंकि ओशन की भी प्लेट होती है एक, जिसको हम सीमा बोलते हैं, और कॉन्टिनेंट्स की भी एक प्लेट होती है जिसको हम सियाल बोलते हैं। तो जैसे सियाल के अंदर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, भूकंप आता है, सेम यही चीजें आपके ओशन में भी हो सकती है कि जब दो महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो नीचे से मैग्मा निकलता है। क्योंकि उसके ऊपर पानी होता है, क्योंकि वो महासागर में मैग्मा निकल रहा होता है, तो वो ठंड की वजह से जम जाता है, और जमने से वहां पे क्या हो जाते हैं? अलग अलग तरीके के डिपॉजिट जमा हो जाते हैं। तो दूसरा हम कारण ये मानेंगे कि जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है इसकी वजह से भी वहां पे आपके सेडिमेंट जमा होते हैं। तो पहला हमारा क्या था? भूमिज निक्षेप, जिसको हम टेरिजीनियस डिपॉजिट बोले थे। सेकंड नंबर पे क्या आता है दोस्तों? सेकंड नंबर पर हमारा आता है जिसे बोले जाते हैं वॉल्केनिक इरप्शन से बनने वाले डिपॉजिट। इज इट क्लियर? अब थर्ड नंबर पे चलिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि तालाब में मछलियों का मरना, उससे भी गंदगी फैल सकती है, तो सेम इसी तरह ओशंस में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो आपको पता होगा कि ओशंस के अंदर अलग अलग तरह के बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हमें एनिमल्स मान लीजिए, फ्लावर्स एनिमल्स मान लीजिए, प्लांट मान लीजिए, देखने को मिलते हैं। तो वहां पे उनकी वजह से जो डिपॉजिट जमा होते हैं वो तीसरे टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, जिनको हम बायोटिक डिपॉजिट बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक डिपॉजिट और होता है जो नॉन बायोटिक डिपॉजिट्स होता है, जिसमें हम स्पेशली रेड क्ले को शामिल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे ओशंस के डिपॉजिट्स हैं उनको लेकर के ये एक बहुत ही बेसिक बात थी। अब एक चीज का ध्यान में रखना दोस्तों, ओशियंस के डिपॉजिट्स के बारे में आपके इंपॉर्टेंटली दो वैज्ञानिक हुए हैं। एक का नाम है मरे, मरे सर का नाम आप सभी ने सुना होगा। मरे सर का नाम आप सभी ने सुना होगा। मरे सर ने अपने इंपॉर्टेंट स्थिर स्थल सिद्धांत भी आपके दिया था कोरल रीफ से रिलेटेड। इनकी जो स्टडी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मरे सर ने अपना बहुत अच्छा जिसको हम बोल सकते हैं योगदान देने की इन्होंने यहाँ पे बात करी थी। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हमारे इंपॉर्टेंट ओशियंस के डिपॉजिट्स के रूप में यहाँ पे पाए जाते हैं। मरे सर का रोल इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। तो अब देखिए
यहां तक का तो मैंने आपको बहुत ही सीधी सीधी सादी भाषा के अंदर बता दिया। अब एक बार हम थोड़ी सी हमारी वैज्ञानिक भाषा में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज बेसिकली ओशियन डिपॉजिट्स। तो देखिए, द ओशियन फ्लोर इज ऑलमोस्ट कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब कि हमारे जो महासागर की तल होता है वो पूरी तरह से अवसादों से ढका हुआ है। The marine deposits are the outcome of deposition of sediment due to continuous wearing of rock along with the other materials such as the remain of marine animal and planets। मतलब कि सागर को मिलने वाले बाहर से और सागर के इंटरनल पार्ट में मिलने वाले तत्वों की वजह से इसे यहाँ पे समझा जाता है। हमेशा दोस्तों इसका जो डिवाइडेशन होगा दोस्तों वो हम दो तरीके से करेंगे। समझने जैसी बात है। पहला जो हम डिवाइडेशन कर रहे हैं दोस्तों वो उसके सोर्स के बेस पे कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोग हेडिंग डालिए कॉन्टिनेंट ओशियानिक डिपॉजिट। जल्दी से यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए। नंबर 1 पे हमारे सामने आते हैं गाइस ओशियानिक डिपॉजिट। ओशियानिक डिपॉजिट्स का हमें क्या करना है दोस्तों, क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन के लिए हमने क्या बेस बनाया है, दो तरह का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए, ओशियानिक डिपॉजिट में उनका इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पहला किया जा रहा है दोस्तों उनके सोर्स बेस पे, मतलब कि स्रोत। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट नंबर पर आता है आपके लोकेशन बेस पे, जिसको हम बोल सकते हैं स्थान। ठीक है, नो डाउट इसको आगे चल के हम और ज्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि हमारे एक हमने कर दिया है इसको सोर्स के बेस पे, दूसरा आ जाएगा दोस्तों इसके लोकेशन के बेस पे। यहां तक आपको क्लियर है। लोकेशन के बेस पे जो स्पेशली किया जाता है दोस्तों वो जैकिन्स का क्लासिफिकेशन है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो जैकिन्स सर थे उन्होंने एक अपना डिफरेंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया था। दो सर ने प्रेजेंट किया था, मरे सर ने भी अपना क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया है और जैकिन सर ने भी किया है। मरे सर के क्लासिफिकेशन में उन्होंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। मरे सर ने अपने क्लासिफिकेशन में दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। एक कहलाता है टेरिजीनियस डिपॉजिट, एक कहलाता है पैलिजीनियस डिपॉजिट। टेरिजीनियस में क्या बताया था कि ये जो बना है ये आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बीच में पाए जाते हैं, और जो आपके पॉलीकॉनिक डिपॉजिट था वो पाया जाता है डीप सी प्लेन्स के अराउंड। इसके अकॉर्डिंग ये था, मरे सर का इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था जितना जैकिन सर का था। तो हम हमारी क्लास में जैकिन सर का भी पढ़ने वाले हैं और आपका जो सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन है उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 1 पे हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स। तो सोर्स के बेस पे ओशंस के डिपॉजिट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे। यहां पे हेडिंग डालिए सोर्स की। आई होप आप सभी को क्लियरली हो रहा होगा कि सोर्स बेस हमारे कितने तरह के होते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सोर्स के आधार पे हमने इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए, सोर्स बेस पे हम इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पर आते हैं गाइस आपके टेरिजीनियस सॉरी, इसको हम बोलते हैं भूमिज निक्षेपण। नो डाउट हमने पहले की क्लास में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, पर अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में समझना जरूरी है। हमारे नंबर 1 पे आ चुके हैं भूमिज निक्षेपण। देन हमारे आ जाएंगे दोस्तों वॉल्केनिक इरुप्शन से। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट बोल दीजिए या ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हो गए। ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ज्वालामुखी पदार्थ या निक्षेप बोल दीजिए। देन नेक्स्ट नंबर पर हमारे 3rd नंबर पर आते हैं दोस्तों, जिसमें हम शामिल करते हैं आपके बायोटेक एलिमेंट, बायोटेक डिपॉजिट्स।
मतलब कि जैविक निक्षेप। ठीक है, इंपॉर्टेंटली हम 3 को शामिल करते हैं। एक आती है दोस्तों आपके रेड क्ले, उसका कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। तो आप लोगों को सबसे पहले नोट करना है, हम यहाँ पे ओशन डिपॉजिट पढ़ रहे हैं। ओशन डिपॉजिट में पहले मैं आपको बता रही हूं उनका क्लासिफिकेशन उनके सोर्स बेस पे। 2 तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक हम सोर्स बेस पे, एक हम पढ़ेंगे जैकिन सर का क्लासिफिकेशन। सोर्स बेस पे 3 तरह का क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 का क्लासिफिकेशन आपका कहलाता है दोस्तों जिसको बोला जाता है टेरिजीनियस डिपॉजिट्स, मतलब कि भूमिज निक्षेपण। देन आता है दोस्तों आपके वॉल्केनिक इरुप्शन से होने वाले डिपॉजिट, या हम बोल सकते हैं वॉल्केनिक डिपॉजिट्स। 3rd नंबर पर आते हैं दोस्तों आपके बायोटिक डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं जैविक निक्षेपण। यहां तक का सभी को समझ में आ गया होगा। 3 चैप्टर्स आपके बिल्कुल क्लियर रखिए। नंबर 1 अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, टेरिजीनियस डिपॉजिट्स। नंबर 1 पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों सभी लोग। नंबर 1 पर आएगा आपके यहाँ पे टेरिजीनियस। भूमिज निक्षेपण। ठीक है, टेरिजीनियस क्या होता है? भूमिज निक्षेपण। डिफरेंट पेन यूज करके आप लोग भी लिखें ताकि आपको नोट करने में इजी रहे, और बाद में अगर आप इसको रिवाइज करें तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कॉपी भरती है, कोई दिक्कत नहीं है, भरने दो। ठीक है, टेरिजीनियस आपके हो गया। अब देखिए टेरिजीनियस जो डिपॉजिट्स होते हैं गाइस, इनको पढ़ना बहुत इजी है। यानी कि हम बोल सकते हैं टेरिजीनियस डिपॉजिट्स, हम इनको बोलेंगे कि इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। टेरिजीनियस डिपॉजिट के टाइप्स कितने होते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि टेरिजीनियस डिपॉजिट दोस्तों मेनली 5 तरह के होते हैं। 5 तरह के इनके डिवाइड टाइप्स होते हैं। लिख लीजिए कौन कौन से टाइप्स हैं। नंबर 1, 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 पे आता है गाइस ग्रेवल, जिसको हम बोलते हैं बजरी। ग्रेवल हो गया। नंबर 2 पे आती है सैंड, जिसको बोलते हैं रेत। आपके हो गए, नंबर 1 पे हो गई ग्रेवल, नंबर 2 पे हो गई आपके सैंड। नंबर 3 पर आती है दोस्तों सिल्ट, जिसको सिल्ट ही बोला जाता है। इनका हम लोग डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो लिख लेना। कोई भी ये ना देखे हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लोगे तो पछताओगे, बाद में देखने को भी नहीं मिलेगा। देन आपके नंबर 4 पे आती है दोस्तों क्ले। याद रखना, नंबर 4 पे आती है क्ले, जिसको हम बोलते हैं मृतिका। एंड देन लास्ट नंबर पे, नंबर 5 पे हमें देखने को मिलती है लास्ट एंड फाइनल ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। एंड देन एंड में आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों, हम बोलते हैं उसे मड, मतलब कि पंख। इज इट क्लियर? 5 टाइप्स हो गए। टेरिजीनियस डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? मतलब कि लैंड से ओशियन में जाने वाले। मतलब मान के चलिए कि कोई एक महासागर है, उसके पास में एक धरती है, धरती पे बहुत जोर जोर से हवाएं चल रही है, तो हवा के साथ में मिट्टी उड़ेगी, मिट्टी उड़ के ओशन में जा रही है और वहां पे जाके जमा हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका टेरिजीनियस डिपॉजिट्स कहलाएंगे। हमने इसको 5 टाइप्स के अंदर इन डिपॉजिट्स को डिवाइड किया है। नंबर 1 पे हमने बोला है दोस्तों ग्रेवल, ग्रेवल का मतलब होता है बजरी। देन नंबर 2 पे आती है सैंड, रेत। नंबर 3 पे आ रही है सिल्ट। नंबर 4 पे आ रही है क्ले। एंड नंबर 5 पे आ रही है गाइज मड। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। जिसको जो भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, अच्छे से बता दूंगी। यहां तक का क्लियर है? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड मड। अब इसका क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया है, तो दोस्तों याद रखना, भूमिज निक्षेप जो होते हैं इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है इनकी साइज के आधार पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर साइज। ये इनकी साइज मतलब कि इनके आकार के आधार पे बना हुआ है। आकार के आधार पे ये बना हुआ है। ये कैसे है आकार? बजरी का आकार मोटा होता है, सैंड का आकार छोटा होता है, मड सिल्ट उससे पतली, क्ले उससे पतली और मड उससे भी छोटी होती है। तो याद रखना, सबसे पहले हम ग्रेवल पढ़ेंगे। अब देखिए ये पाए भी कैसे जाते हैं, तो दोस्तों ये पाए भी क्या जाते हैं, ग्रेवल जो होते हैं वो बिल्कुल किनारों पे मिलती है। जैसे जैसे हम समुद्र की लैंड से समुद्र की गहराई पे जाते हैं वैसे वैसे आपको मड देखने को मिलेगी। मतलब नंबर 1 पे ग्रेवल मिलेगी,
थोड़ा सा आगे चलोगे सैंड, उससे आगे सिल्ट, उससे आगे क्ले और उससे आगे मड मिलेगी। मतलब कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ से स्टार्ट होकर के डीप सी प्लेन तक जाते हैं। क्लियर हुआ सभी को? टेरिजीनियस के अंदर 5 टाइप्स हो गए आपके, अच्छे से समझ लेना। अब देखिए नंबर 1 के अंदर जो टेरिजीनियस डिपॉजिट जो होते हैं दोस्तों, ये कैसे लाए जाते हैं? अपने आपके ट्रांसपोर्टेशन फोर्स के चलते ये लाए जाते हैं और अपने समुद्र में लाके जमा कर देते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बहुत ही डिटेल के अंदर ये पढ़ाने वाली हूं। नंबर 1 पे नोट कीजिए गाइस, ग्रेवल, बजरी। ये नोट कर लिया होगा सभी ने। नंबर 1 पे अब आप लोगों को नोट करना है ग्रेवल के बारे में। नंबर 1 पे लिखिए दोस्तों बजरी। बजरी क्या है आप लोगों को भी देखेंगे, बजरी तो हमने भी देखी है, बजरी में इतना क्या पढ़ने जैसा। बजरी क्या होती है दोस्तों? बजरी के जो कण होते हैं ना, जो एक बजरी का कण होता है वो बहुत तक होता है। यानी कि माना जाता है कि बजरी का जो कण होता है वो लगभग 2 mm से, मतलब कि दो से लेकर के लगभग 256 mm तक होता है, मिलीमीटर तक होता है। बजरी, एक छोटी सी बजरी का आकार 2 से लेके 256 mm तक माना जाता है। तो इसी का जो ये जो आकार होता है ना दोस्तों, इसके हिसाब से भी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लिखिए 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं। बजरी को उसके आकार के आधार पे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ग्रेवल एंड इट्स टाइप्स। टाइप्स कितने हो गए यहाँ पे? ऑन देयर साइज, हाँ यहाँ पर हमें इसके 4 टाइप्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें कितने टाइप्स देखने को मिलेंगे? इसके 4 टाइप्स देखने को मिलेंगे। चारों टाइप्स के नाम आप लोग यहाँ पे बिल्कुल लिख लीजिए दोस्तों। नंबर 1 पे, 4 में से नंबर 1 पे आती है गाइज आपके ब्लॉडर। ठीक है, नंबर 1 पर आ गई आपके ब्लॉडर, जिसका आइडल साइज ही माना जाता है कि जो ब्लॉडर होती है दोस्तों वो आपके 256 mm से ज्यादा वाले व्यास की होती है। लाइक हम बोल सकते हैं 256 mm से ज्यादा वाले को हम बोल सकते हैं ब्लॉडर। मतलब कि ग्रेवल है, ग्रेवल का जो कण है, ऐसे कण जिनका व्यास 256 mm से ज्यादा होता है उसको हम ब्लॉडर के नाम से जानते हैं। यहां तक का सभी को समझ में आ गया? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों गोलाश्म। ब्लॉडर जो होता है ये हिंदी में कहलाता है गोलाश्म। 1 मिनट, इसमें इनका कितना होता है? लगभग 256 mm से ज्यादा इनका व्यास होता है। क्या कहलाएगा? नंबर 1 पे आ जाएगा आपका ब्लॉडर। क्लियर? अब क्योंकि 256 mm से ज्यादा का व्यास हमने देखिए, देन सेकंड नंबर पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों आपके कॉबल। अब क्लॉबल जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों गोल शिमका। इसके अगर हम बात करें कि इसका व्यास आपको आइडली कितने से कितने के बीच में देखने को मिलेगा दोस्तों, तो माना जाता है लगभग 64 to 256 mm तक इसका व्यास देखने को मिलता है। मतलब कि इसके जो कणों का व्यास होता है वो 64 to 256 mm तक के बीच में पाया जाता है। तो नंबर 1 पर आ गया आपका ब्लॉडर गोलाश्म जो 256 mm से ज्यादा होता है। कॉबल आ गया गोलाश्म का, जिसका 264 से लेके 256 तक के बीच का इसको ज्यादातर देखने को मिलता है। क्लॉबल के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपके सेकंड नंबर पर आती है दोस्तों पॉबल और फिर आती है आपके ग्रैनुअल। 2 आपने लिख ली है, थर्ड नंबर पे लिखेंगे पॉबल। ये इसका जो व्यास होता है दोस्तों वो 4 से 64 mm तक के बीच का पाया जाता है। इसका व्यास 4 से 64 mm तक के बीच का पाया जाता है। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं गुटी का। क्लियर? एंड देन आती है आपके 4th नंबर पे सबसे लास्ट में, जिसको हम बोल सकते हैं दोस्तों आपके ग्रैनुअल।
अब इसका व्यास कितना होगा, इसका क्योंकि 256 से ज्यादा था, 64 से 265, इसका 64 तक था, 4 से 64 तक था, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं लगभग 2 से 3 mm व्यास तक के को हम बोलते हैं गाइज आपके ग्रेनुअल के नाम से, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कणिका। तो देखिए ग्रेवल जो थे, ग्रेवल के 4 टाइप्स के बारे में मैंने आपको यहां पे बताया था। देखिए नंबर 1 पे इस इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट जो है इनको याद करने के, वो आपके सामने है, कैसे आप इनको और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये देखिए किसका कितना व्यास होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोलाश्म गुटी का व्यास आपके सामने क्लियर है। ये आपके हो गए दोस्तों ग्रेवल के प्रकार। ग्रेवल आप लोग समझ गए। बजरी क्या सबसे पहले डिपॉजिट में देखने को मिलती है, उसमें 2 से लेकर के 264 mm तक के कण होते हैं। अब आपसे बहुत डिटेल में अगर कोई जाना चाहेगा, क्योंकि नेट एग्जाम है, इजी नहीं है, डिटेल में ही यहाँ पे जाया जाता है, बिल्कुल डिटेल में जाके भी ये बात पूछी जा सकती है कि आपके कणिका आप किसको बोलेंगे। लाइक सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आप गोलाश्म किसको बोलेंगे, कणिका किसको बोलेंगे, कणिका का व्यास कितना होता है। डायरेक्ट सवाल बन सकता है कणिका का व्यास कितना होता है, तो आपको बताना है 2 to 3 mm के बीच का इसका व्यास होता है, थोड़ी पतली होती है। और जो आपके ब्लडर होता है वो 256 mm से ज्यादा इसका व्यास होता है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। बजरी के मामले में हमें नहीं पता था कि बजरी इतनी हमें तो ऐसी रोड पे पड़ी हुई दिख जाती है, पर इसको समझने लगेंगे तो इसका साइंस कुछ ये बोलता है। 4 टाइप्स के इसके हमें प्रकार बता दिए गए हैं। नंबर 1 आता है ब्लडर, नंबर 2 पर आता है कॉबल, नंबर 3 पे आता है पॉबल एंड नंबर 4 पर आता है आपके ग्रैनुअल। 4 प्रकार आपके सामने हैं। आई होप कि आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा ये क्या होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपके ग्रेवल को याद रखना है। ग्रेवल आपके स्पेशली बनते कहाँ पे है दोस्तों, मान के चलिए कि मैंने आपको अक्सर बताया था, ये एक हमारा एग्जाम्पल है। ये देखिए मान के चलिए कि यहां पर आपके पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो यहाँ पे आपको इस जगह पर ही ये देखने को मिलेंगे, मतलब कि जो ग्रेवल होते हैं ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे देखने को मिलती है। बजरी बहुत आसपास देखने को मिलती है। और ये कैसे बनती है, ये नदियों के द्वारा। नदी जब अपना पानी लेकर आती है तो अपने साथ साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लाती है, तो नदी इनको यहाँ पे लाके छोड़ती है। लाइक कुछ लोग बोल सकते हैं कि हवा की वजह से होता है, बट जनरली इनका जो निस्तारण होता है वो नदी करती है। दीज आर द टाइप ऑफ फ्लूवियल इरोजन, फ्लूवियल डिपोजिशन। नदी के द्वारा जो अवसादों का जमाव किया जाता है उसमें बजरी को शामिल किया जाता है। तो अभी तो हमने पढ़ा है द गाइस ग्रेवल। नेक्स्ट नंबर पर हमारे आती है दोस्तों सैंड। जिसको हम बोलते हैं रेत। देखिए जी, अब जैसे बजरी का साइंस हमें बहुत कुछ बोलता था, आपको क्या लगता है रेत का साइंस भी इतना ही कुछ बोलता है क्या? रेत का साइंस हमारे लिए क्या बोलता है? तो देखिए दोस्तों, इनके अंदर भी हमें हमारे एमएम ने पीछा नहीं छोड़ा है। मैंने आपको बताया था ये जो हमारे जो टेरिजीनियस डिपॉजिट्स हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये उनके साइज को लेके किया गया है। ग्रेवल बड़ी थी 2 से 256। अब बताइए रेत जो होगी वो ग्रेवल से ज्यादा मोटी होगी या पतली होगी? ऑब्वियसली हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेवल से कम होगी। तो आप देख के चलिए कि इसका व्यास कितना होना चाहिए। तो जहां तक बात आती है दोस्तों इसके व्यास की, तो इसका व्यास बोलता है कि ये लेकर के 1 से लेकर के 1.5 mm तक का इनका व्यास हो सकता है। 1 से लेकर के 1/6 mm तक का इनका व्यास हो सकता है। लाइक 1 mm से 1/6 mm व्यास वाले को हम क्या बोल सकते हैं, रेत का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। रेत भी आपके 5 तरह की होती है। बिल्कुल डिटेल में चलना है आज, बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि ऐसे ही नाम नहीं दिया है कि एक वीडियो में पूरे ओशन डिपॉजिट्स। इस वीडियो को देख लोगे ओशन डिपॉजिट्स का सवाल नहीं रुकेगा। और जो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप यहाँ से पढ़िए, वहां से पढ़िए, मैंने वहीं से आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इस वीडियो को जितना मर्जी हो सके उतना मर्जी शेयर करना, सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो देखिए व्यास हो गया इसका। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इसके प्रकारों की, कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों इसके भी हम 5 प्रकार माने गए हैं। कितने प्रकार माने गए हैं दोस्तों? इसके 5 प्रकार माने गए हैं। 5 प्रकारों का जो क्लासिफिकेशन है आपके सामने है। इतना ज्यादा इसमें हमें उलझना नहीं है।
ठीक है, चलो जी पिंक कलर को यूज करते हैं। 5 प्रकारों के अंदर आपके कौन से होते हैं दोस्तों? आपके अलग अलग तरह की सैंड होती है, ये याद रखना। एक आपके आती है वेरी कॉट सैंड, क्लियर। एक कौन सी सैंड आती है आपकी? वेरी कॉट सैंड आती है, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपकी कहलाएगी मोटी रेत। मतलब 1.6 ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, उसमें ये सबसे मोटी रेत है, क्योंकि हमने इसका भी क्लासिफिकेशन करना है। जैसे हमने किया था ना, 2 से 256, 64 से 256, 4 से 64, 2 से 3, ये से वैसे जो आपकी वेरी कॉट सैंड जो होती है वो थोड़ी सी मोटी परत के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इसको हम मोटी परत के नाम से जाना जाता है। इसका व्यास जो होता है लगभग 1 mm के अराउंड होता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि लगभग 1 mm के अराउंड। कितना हो गया इसका व्यास? वेरी कॉट सैंड का व्यास हो गया 1 mm के अराउंड। बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। फिर आती है आपकी नॉर्मल कोट सैंड। इसको हम बोल सकते हैं सिंपल रेत का हम इसको नाम दे सकते हैं। ये इससे थोड़ी सी छोटी होती है, तो आप देखते हैं कि इसका यहाँ पे व्यास कितना आता है। ऑब्वियसली 1 mm से कम यहाँ पे निकल करके आएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि लगभग 0.5 mm तक की इसकी रेंज पाई जाती है। जो इसका व्यास होता है वो 0.5 mm तक का होता है। इसके बाद में हमारे सेकेंड नंबर पर आती है दोस्तों आपके मीडियम सैंड। मध्यम रेत। मध्यम रेत, अब इसका भी कितना आएगा? ऑब्वियसली 0.5 से कम आएगा, तो हम बोल सकते हैं 0.025 mm। बहुत कम, बहुत ही कम, यहाँ पे बहुत से कम ये चला जा चुका है। ठीक है ना, 0.25 mm, 0.25 mm तक के बीच का ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में आती है फाइन सैंड, बारीक रेत। फाइन सैंड हो गई, सबसे एंड के अंदर आपके बारीक रेत आ गई, और फिर उसके बाद में आ जाती है गाइस आपके वेरी फाइन सैंड। मतलब कि बहुत बारीक रेत। अब इसका व्यास आपको कितना देखने को मिलेगा? ये था आपका 1, ये था आपके 0.5, इधर आ जाता है आपके 0.25। अब हमारे सामने जो इसका व्यास हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, बारीक रेत का बिल्कुल 0 में चला जाता है, 0.125 mm, बहुत ही कम। और जो इसका व्यास होता है वो बिल्कुल उसके 125 से भी बिल्कुल आधा हो जाता है, जो हमारी लास्ट लाइन थी, लाइक 1.6 mm के लगभग इसका व्यास देखने को मिलता है। ये देखिए, एक ही में आपके सारे सॉल्यूशन हमारे सामने हैं। सैंड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, सैंड की हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। देखो, वेरी कोट सैंड मोटी रेत जिसका व्यास 1.1 mm होता है, कोट सैंड का 0.5 mm, मीडियम सैंड का 0.25 mm, फाइन सैंड का 0.125 mm एंड वेरी फाइन सैंड का होता है 1.5 mm। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? सभी को समझ में आ चुका होगा कि ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जनरली जैसे हमने देखा था कि जो बजरी होती है, ग्रेवल होती है, उसका जो निर्माण होता है वो फ्लूवियल डिपोजिशन की वजह से होता है, मतलब कि नदी जो सेडिमेंट्स लाती है उसकी वजह से बनती है। अब रेत कैसे बनती है? रेत के लिए याद रखना, क्योंकि ये ग्रेवल से आगे बनती है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रेवल के जो टुकड़े होते हैं, जो रेत होती है ना, रेत जो बजरी के टुकड़े होते हैं, गोलाश्म हो गए, हमारे कणिका हो गई, इन सब के टुकड़ों होने की वजह से भी आपके ये बनती है, और ये हमारे समुद्र में आगे बनती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं, जब बजरी के टुकड़े आपस में टकराते हैं, जब उनके अंदर कोलाइजन होता है, आपस में टकराते हैं, तो वो बहुत फाइन पार्टिकल्स में हो जाते हैं, उनसे भी रेत बनती है, और ये आपके
वेव्स के थ्रू और फ्लूवियल के थ्रू, यानी कि फ्लूवियल और एओलियन दोनों ही प्रोसेस के थ्रू ओशंस के अंदर पहुंचती है। ये आपके बजरी से आगे बनती है, मतलब कि बजरी अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में बन रही है तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप पे बनती है, थोड़ा आगे जाके बनते हैं। ये हो गया हमारे सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन। अब हमारे थर्ड नंबर पर हमने बात की थी दोस्तों आपकी मृतिका के बारे में। मृतिका का मतलब होता है क्ले। तो थर्ड नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है क्ले। अब देखिए क्ले आपके क्या होती है, वही हमें व्यास से चलना है। ग्रेवल का कितना था आपके बोला गया था 2 से लेके 265 तक। क्ले का कितना आ गया था आपका 1 से लेके 1/6 तक। अब आप सोचिए कि मृतिका का कितना आएगा, क्योंकि मृतिका ग्रेवल सैंड से भी बारीक होती है। तो जहां हमने छोड़ा था वहीं चलना है, यानी कि इसकी शुरुआत होगी दोस्तों 1 और 7 से, यानी कि 1/7 से ये आपके शुरू हो जाती है। इनका व्यास 1/7 से शुरू हो जाता है और माना जाता है लगभग 256 mm। लीजिए देखिए कितना ज्यादा इसके अंदर चलता जा रहा है। मतलब हम तो एक बजरी के टुकड़े को भी मानते हैं, आप तो देखिए ये तो बजरी के टुकड़े से भी आगे निकले। अगर हम पाउडर भी देखते हैं दोस्तों तो मुझे लगता है शायद उस पाउडर के एक कण का भी कोई व्यास जरूर होता होगा, क्योंकि जो मृतिका आती है ना क्ले बहुत बारीक होती है। इसमें भी बताया गया है कि 1.7 से लेके 1/7 से लेके 1/256 mm तक की रेंज के अंदर ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग टाइप से ये होती है। इनका जो निर्माण होता है वो हमारे सरफेस पार्ट्स पे जो बहुत ही फाइनली पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि रिवर की वजह से मान लीजिए या वेव्स की वजह से मान लीजिए, इनका यहाँ पे निर्माण होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, ठीक है। अगर ओशंस की बात करें कि ये कहां से कहां तक देखने को मिलती है दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो विस्तार पाया जाता है वो देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल स्लोप तक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनकी जो गहराई होती है, अगर मैं बोलूं कि इनकी डेप्थ कितनी होती है, तो दोस्तों वो 100 to 1000 फैदम के बीच में देखने को मिलती है। काफी लोग सोचेंगे फैदम क्या है, तो याद रखना गाइस 1 फैदम इज इक्वल टू 6 फीट। और जनरली हमने ये पढ़ा था कि जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ 100 फैदम की गहराई तक देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आपके लगभग हम बोल सकते हैं कि 200 से 2000 मीटर की गहराई तक कॉन्टिनेंटल स्लोप पाए जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स हो गए। क्लियर है यहाँ तक का सभी को? इसमें इतना कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा हमें छोड़ना पड़ेगा। इसके अंदर हम थोड़ा सा अब इसका डिवाइडेशन पढ़ेंगे। जो हम क्ले की बात कर रहे थे उसके बारे में हम थोड़ा सा चलेंगे। आपने मृतिका के बारे में आपने पढ़ लिया है, ये क्या होती है सिल्ट। मृतिका हमने पढ़ लिया है। सिल्ट जो होती है दोस्तों, सिल्ट और क्ले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके थोड़े से व्यास का अंतर पड़ता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि इसका व्यास 1/256 के करीब होता है दोस्तों, तो लगभग हम बोल सकते हैं कि जो मृतिका होती है इसका व्यास उससे भी थोड़ा सा कम होता है। लगभग 1/300 समथिंग इसका व्यास होता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मृतिका की जहाँ हम बात करते हैं तो क्योंकि ये अलग अलग रूप में थोड़ा आगे जाके मिलती है, थोड़ी गहराई पे ये मिलती है दोस्तों, तो क्योंकि ये जिस जगह पे मिलती है वहाँ पे जिस तत्व की प्रधानता होती है उसी के अनुसार इसका रंग पाया जाता है। तो मेनली अगर हम बात करें क्ले का, तो क्ले का डिवाइडेशन हम 3 टाइप्स में कर सकते हैं। 3 तरह की क्ले देखने को मिलती है दोस्तों यहाँ पे। एक होती है आपकी ब्लू मड, जिसको हम पंक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे अब हम पंक पे आने वाले हैं। क्ले आपने देख ली है, तो ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले आपको क्लियर है। अब हमारा 4th नंबर का पॉइंट आता है दोस्तों, जिसमें हम लिखेंगे आपके मड के बारे में। अब देखिए दोस्तों, मड में क्या होता है, मड हम किसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप, मड क्या होता है दोस्तों? तो मड जो होता है दोस्तों, स्पेशली हम ये बोल सकते हैं
कि आपके ओशन में पाए जाने वाला, लैंड की तरफ से होने वाला सबसे बारीक जो निक्षेपण होता है वो मड कहलाता है। इसमें धरातली पार्ट से भी और ओशंस के अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं, लाइक आपका ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, इन सब के आपस के कोलाइजन की वजह से इसका निर्माण होता है। अब क्योंकि हर जगह अलग अलग होता है, तो हो सकता है कि किसी जगह पे आपके लोहा ऑक्साइड ज्यादा हो, आयरन ऑक्साइड ज्यादा हो, किसी जगह पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा हो, कहीं पे बायोटिक एलिमेंट मिले, कहीं पे केमिकल एलिमेंट मिले। तो ऐसे जो आपके पंख होती है, जो मड होता है दोस्तों, मड को लेकर के याद रखना, मड का जो व्यास होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा होता है। लाइक हम बोल सकते हैं कि जो मड होती है इसके व्यास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मान के चलिएगा कि 1/892 mm तक का इनका व्यास देखने को मिलता है। तो देखिए जैसे जैसे हम गहराई पे जाते जा रहे हैं, व्यास जो हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो 892 mm तक का व्यास हमें यहाँ पे देखने को मिलता है पंख के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग सेडिमेंट्स मिलने की वजह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम अगर बात करते हैं दोस्तों इसके विभाजन की, लाइक अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो इसका क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया जा सकता है। एक कहलाती है आपके ब्लू मड, ठीक है। एक आपके मानी जाती है रेड मड, और एक मानी जाती है ग्रीन मड। समझ में आ गए कौन कौन सी 3 मड हमें देखने को मिलती है? यानी कि यहां पाया जाएगा लाल पंख, नीला, लाल पंख, और यहां देखने को मिलेगा हरा पंख। पंखों को क्या बोलते हैं? मड का नाम दिया जाता है पंख को। ये देखिए अच्छे से। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा जो डिपोजिशन है उसमें हमने जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो इंपॉर्टेंटली पाया जाता है, उसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है। हाँ, हम उसके मड की बात कर रहे थे। व्यास इसका बहुत कम होता है। क्लासिफिकेशन इसका 3 बेस पे किया जाता है। क्लासिफिकेशन की जहाँ बात करें तो एक क्लासिफिकेशन है इसका ब्लू मड में, एक क्लासिफिकेशन इसका किया गया है रेड मड में, और एक क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है ग्रीन मड में। क्लियर है? 3 तरह के यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो गया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्लू मड की। देखिए दोस्तों, ब्लू मड जो होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा याद रखना, इसमें आपको आयरन ऑक्साइड देखने को मिलेगा। तो नंबर 1 पे हेडिंग डालेंगे सभी लोग, ब्लू मड। नीली पंख, देखो ब्लू मड के अंदर हम किसको शामिल करेंगे? नीली पंख को शामिल करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में बता दूं दोस्तों कि इसमें क्या ज्यादातर पाया जाता है। पहली बात तो ये कि इसमें बायोटिक कंपोनेंट होता है, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लोहा होता है, ऑक्साइड नहीं होते हैं, सल्फाइड होते हैं। सल्फाइड कर लेना, ऑक्साइड मत करना, गलत हो जाएगा। लोहे के सल्फाइड और जैविक अवशेष, मतलब कि वहां पे पाए जाने वाले वनस्पति से मान लीजिए, चाहे जीव जंतुओं से मान लीजिए, जैविक तत्वों से जो युक्त चट्टानें होती हैं, जैविक तत्वों से युक्त जो चट्टानें होती हैं, उनके विघटन की वजह से जिन पंख का निर्माण होता है वो आपका नीला पंख कहलाता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ लोह सल्फाइड, प्लस जैविक तत्वों से युक्त चट्टान।
लोह सल्फाइड प्लस जैविक तत्वों से युक्त चट्टान, इनका अब क्या होगा, इनका होगा विघटन। विघटन होगा ना, कहां पे होगा विघटन, विघटन होगा कहां पे, लैंड एरिया पे, क्योंकि ये किससे बन रहे हैं, आपके लैंड से आने वाले हैं, तो इनका होगा विघटन। विघटन से जो आपके मड बनेगा, विघटन से जो मड बनेगा वही मड हमारा कहलाएगा ब्लू मड। वही मड हमारा क्या कहलाएगा, ब्लू मड की कैटेगरी में माना जाएगा। तो अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए, जनरल सा सवाल है कि ब्लू मड कैसे बना, तो भाई लोहा सल्फाइड और जैविक तत्वों से युक्त जो चट्टान थी, लाइक हम बोल सकते हैं कि सेडिमेंट्री जो चट्टान थी, सेडिमेंट्री चट्टान के टूटने की वजह से ब्लू मड का निर्माण यहाँ पे होता है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है ये आपके, स्पेशली जो आपके पाया जाता है ये आपके कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब कि जो जलमग्न तट होते हैं वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। इनका कलर नीला लिए हुए होता है, इसलिए इनको नीला बोला जाता है। इसके अंदर चूने की मात्रा भी पाई जाती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर चूना जो होता है, बोला जाता है लगभग 35% तक इसके अंदर चूना देखने को मिलता है। चूने की मात्रा 35% तक पाई जाती है। दुनिया में अगर मैं बात करूं कि हमारी दुनिया के अंदर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, ये देखिए ब्लू मड हो गया। अब दुनिया के अंदर बात करें कि ये कहां पे ज्यादातर पाया जाता है दोस्तों, तो आप देखेंगे देखिए ये जो जगह है दोस्तों, ये आपका ओवरऑल वर्ल्ड मैप है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ब्लू मड होता है, सॉरी एक मिनट रुको, हे भगवान, ये देखो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ब्लू मड होता है वो कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंटली बोला जाता है ये जो हमारा ओशन है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, अटलांटिक ओशन। सीधी सी बात है, अटलांटिक ओशन के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा ब्लू मड होता है दोस्तों, उसका ज्यादातर हिस्सा आपको अटलांटिक ओशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो जनरली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अटलांटिक महासागर में पाया जाने वाला महासागरीय निक्षेपण का प्रकार बताइए, तो आप बोल देंगे कि यहाँ पे आपके जो अटलांटिक महासागर है वो रूम सागर, थोड़ा बहुत बेरिंग सागर और आपके जो बंद सागर है वहां पे नीला पंख देखने को मिलता है। तो इस एरिया में आपको ब्लू मड देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशन के अंदर। क्लियर है। ब्लू मड के बाद में नेक्स्ट नंबर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपका रेड मड। नंबर 2 पे आ जाएगा रेड मड। लाल पंख। देखो अब लाल पंख कैसे बना। ब्लू मड तो बना है हमारी जो स्पेशली चट्टानें होती है, उन चट्टानों जिसमें लोहा सल्फाइड की मात्रा पाई गई थी और लोहा ऑक्साइड की मात्रा पाई गई थी, उसके अंदर हमें देखने को मिला था लोहा सल्फाइड और जैविक तत्वों की मात्रा मानी गई थी। इसके अंदर पाई जाती है लोहा के ऑक्साइड, और ऐसी चट्टानें लोहा के ऑक्साइड युक्त जो भी चट्टान होगी, क्योंकि लोहे में क्या होती है, लोहे को जैसे ही पानी मिलता है तो आपको पता है कि जंग लग जाती है, उसका कलर लाल हो जाता है। तो यहाँ पे जनरली हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी चट्टानें, मतलब कि लोहा ऑक्साइड से युक्त चट्टानें, लोहा ऑक्साइड से युक्त चट्टानें। ठीक है, अब लोहा ऑक्साइड से युक्त कोई भी चट्टान है उसका इरोजन कर दो, इरोजन के बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में उसका डिपोजिशन होगा और फिर वो कहाँ चली जाएगी, समुद्र में चली जाएगी और वहां पे जाकर के वो जमा हो जाएगी। इसके अंदर आपके स्पेशली पाया जाता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है।
कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है लगभग 32% के अराउंड। जी हाँ, माना जाता है लगभग 32% यहाँ पे इसकी मात्रा पाई जाती है। और अगर हम कंपेयर करें कि रेड मड ज़्यादा है या ब्लू मड ज़्यादा है, तो कंपैरेटिवली रेड मड ब्लू मड के कंपेयर में कम देखने को मिलता है। ठीक है, कम यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपको स्पेशली देखने को मिलेगा ब्राजीलियन तट के पास में, यानी कि आपके पैसिफिक ओशियन के अंदर, मतलब कि आपको ये साउथ अटलांटिक ओशियन के अंदर ये देखने को मिलेगा आपको, स्पेशली अटलांटिक महासागर में और ब्राजील तट के पास में। लाइक यहाँ पे ये जो जगह है ना, यहाँ पे ज्यादातर ये देखने को मिलेगा रेड मड, यानी कि रेड जो लाल पंख है वो कंपैरेटिवली नीले से कम पाया जाता है। लोहा की ऑक्साइड होती है इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है, जहां पे लोहा ऑक्साइड पाया जाएगा वहीं पर ये हमें देखने को मिलेगा। देन थर्ड नंबर पर आता है हमारा फाइनल एंड लास्ट, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रीन मड के नाम से जानते हैं। ग्रीन मड मतलब कि हरा पंख। अब देखो भाई, रेड मड में क्या था, लोहा के ऑक्साइड थे। आपके नीले मड में क्या था, लोहा के सल्फाइड थे और उसके अंदर जैविक तत्वों से युक्त चट्टानें थी। अब इसमें अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इनका जो निर्माण होता है दोस्तों, जब ओशंस में केमिकल वेदरिंग होती है तो उसके अंदर से जो चट्टानें हो जाए, जो डिपॉजिट्स होते हैं, उनका कलर कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ग्रीन मड के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये है जब आपके ओशियन के तटों के पास में केमिकल वेदरिंग होती है, मतलब कि जब रासायनिक अपक्षय होता है। रासायनिक अपक्षय किनकी वजह से होता है, हाइड्रेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इन सभी की वजह से रासायनिक अपक्षय होता है। और उनकी वजह से जब निक्षेपणों का रंग बदल जाता है, जब हरा रंग बन जाता है, तो वो आपके ग्रीन मड के अंदर ये पाए जाते हैं। इसके अंदर स्पेशली आपको पोटेशियम और सिलिकेट देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं आपका ग्रीन मड, तो ग्रीन मड में आपको स्पेशली दोस्तों पोटेशियम और सिलिकेट, ग्रीन मड में स्पेशली आपको पोटेशियम और सिलिकेट देखने को मिलता है। याद रखना, ज्यादातर मात्रा के अंदर इसके अंदर पोटेशियम, सिलिकेट और कुछ मात्रा के अंदर हम बोल सकते हैं कि इसमें लोहा भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है। किसकी मात्रा कितनी ज्यादा होती है ये नहीं होता है यहाँ पे। स्पेशली यहाँ पे सभी तत्वों का अंश हमें रेगुलर देखने को मिल सकता है। आपके जैसे कि जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यानी कि जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो आइलैंड्स होते हैं, न्यूजीलैंड हो गया, इनके पास में ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों इतनी पूरी देर लगा करके हमने आखिर समझ लिया कि हम आखिर कहना क्या चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं। ओशियंस का डिपोजिशन का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। सोर्स बेस पे 3 तरह से डिवाइड किया था, टेरिजीनियस, वॉल्केनिक डिपोजिशन एंड बायोटिक डिपोजिशन। टेरिजीनियस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड मड। ग्रेवल को हमने फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ब्लॉडर, क्लॉबर, पॉबल एंड गैनवन नहीं है, ग्रेन्युलियन। देन आती है सैंड। सैंड को हमने फिर से 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वेरी कॉर्ड सैंड, नॉर्मल कॉर्ड सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड एंड वेरी फाइन सैंड। इनका जो डिवाइडेशन था वो हमने उसके mm के बेस पे किया था। देन आती है आपके क्ले। क्ले का जो व्यास होता है दोस्तों, सिल्ट आती है। सिल्ट का व्यास होता है आपके लगभग 1/7 से लगभग 256। इसके बीच में क्ले का व्यास हम मान सकते हैं 256 के अराउंड। मड जो होती है दोस्तों, क्ले जो होती है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप के आसपास देखने को मिलती है, क्योंकि उसकी गहराई 100 से 1000 फैदम तक होती है। 200 से 2000 फैदम तब आपको 6 फीट, 200 से 2000 जो मीटर होते हैं वहां के आसपास हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल स्लोप 200 से 2000 मीटर की गहराई पे ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आती है हमारे मड। मड का जो व्यास होता है वो 1/992 mm होता है। इनका क्लासिफिकेशन 3 बेस पे किया गया है, ब्लू मड, रेड मड और ग्रीन मड। ब्लू मड जो बनती है दोस्तों वो आपके लोहा सल्फाइड और जैविक तत्वों से युक्त जो चट्टान होती है उसके विघटन से बनती है। उनका जब विघटन होता है तो लैंड एरिया पर उनका विघटन होगा। विघटन के बाद में उनका इरोजन हो चुका है। इरोजन के बाद में उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा।
इसके बाद में उनका डिपोजिशन होगा। ठीक है, आपका इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, मड बन गई, ब्लू पंख बन गया। अटलांटिक ओशन में ज्यादा देखने को मिलता है। रेड मड जो होती है वो लोह ऑक्साइड से युक्त चट्टानें होती है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट 32% देखने को मिलता है ब्राजील के तट के पास में। और आपके जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन के पास में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद में आती है ग्रीन मड। ग्रीन मड जो होती है दोस्तों, उसमें पोटेशियम सिलिकेट की मात्रा ज्यादा होती है। आपको स्पेशली आइलैंड्स के पास में ज्यादातर देखने को मिलेगी, जैसे कि अफ्रीका का तट हो गया, आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपके न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, इन सब चीजों के पास भी ज्यादा देखने को मिलेगी। इनकी अगर मैं डेप्थ की बात करूं दोस्तों, तो माना जाता है लगभग 100 to 900 मीटर, 900 फैदम की गहराई पर ये देखने को मिलते हैं, की गहराई पर ये पाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक का? मतलब अब मैं ये मान सकती हूं कि हमारा जो डिपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आपको टेरिजीनियस डिपॉजिट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे के जो 2 डिपॉजिट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर है। सेकंड नंबर पे हमारा जो मेन पॉइंट था दोस्तों, उसका जो सेकंड नंबर का पॉइंट था वो था आपके वॉल्केनिक डिपॉजिट्स। तो सेकंड नंबर का पॉइंट डालेंगे वॉल्केनिक डिपॉजिट्स। वॉल्केनिक डिपॉजिट्स। ज्वालामुखी निक्षेप। देखो अब ज्वालामुखी निक्षेपों से आप क्या समझते हैं? मान के चलिए कि कोई एक ओशन है, उस ओशन के अंदर उसके नीचे का जो तल है, तली के अंदर नीचे से और भी नीचे से कन्वेंशनल करंट्स चल रही हैं, उनकी वजह से उनमें आपस में नहीं बन रही, अलग होना चाह रहे हैं। भाई साहब अलग होना चाहते हो तो सेपरेट हो जाओ, पूरी सेपरेट होने की तैयारी कर लियो। जैसे ही सेपरेट हुए नीचे से मलबा बाहर आता है, यानी कि आपके मैग्मा बाहर आता है, बाहर आके जमता है और जमने से वहां पे डिपॉजिट्स आपके इकट्ठी हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली मानना यह है कि ज्वालामुखी निक्षेप जो होता है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं उनसे बनता है। कैसे होगा? मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा एक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक नॉर्मल प्लेट है, नीचे से आपके कन्वेंशनल करंट्स चल रही है, प्लेट्स में आपस में बनी नहीं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों ने अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर लिया। तो एक प्लेट हो गई ये, एक प्लेट हो गई ये, यहाँ से आपके जमाव होना शुरू हो गए। तो ये आपके क्या कहलाएंगे? यही आपके कहलाएंगे ज्वालामुखी निक्षेप। किस कैटेगरी में जाने जाएंगे? ज्वालामुखी निक्षेप के नाम से ये जाने जाएंगे। यहां तक का तो समझ में आ गया होगा आपको, मुझे तो नहीं लगता कि कोई डाउट है, सभी लोग अच्छे से पढ़ के आए होंगे। देखो यहां तक का क्लियर है। तो ज्वालामुखी निक्षेप मतलब कि ज्वालामुखी जब निकला तो उससे क्या निकले? अलग अलग पदार्थ निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी निकला उसके पदार्थ निकल गए उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, नहीं, इनको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ज्वालामुखी से निकलने वाले जो निक्षेप होते हैं, वॉल्केनो के जो डिपॉजिट्स होते हैं, वो आपके इस कैटेगरी में आते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन लैंड पर भी होता है, वॉल्केनिक इरप्शन ओशियंस पर भी होता है। तो पहले हमारे वो डिपॉजिट्स होते हैं जो किसी भी लैंड एरिया पे यानी कि स्थल खंड पे निकले, निकलने से क्या बने? बाहर आए, बाहर आके जमे, जमने से चट्टानें बनी, उन चट्टानों का कटाव हुआ, कटाव के बाद में ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में डिपोजिशन हुआ। तो इस ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि जो टेरिजीनियस डिपॉजिट्स होते हैं उसपे कुछ हिस्सा वॉल्केनिक का हम यहाँ पे मान सकते हैं। समझ में आ गई सभी को कि यहाँ पे क्या होता है? मतलब ये कि किसी लैंड एरिया पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वहां पे चट्टानें बनी, हवा उड़ा करके ले आई और ओशन में लाके जमा कर दी, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके वॉल्केनिक इरप्शन की कैटेगरी के अंदर वो आएंगे। दूसरे आपके क्या होते हैं? दूसरे ऐसे होते हैं जो सीधा महासागरों के अंदर से ही बाहर आते हैं, ठीक है। महासागरों के अंदर से बाहर आते हैं, बाहर आते ही वो जमाव कर दिए जाते हैं, ठीक है।
समझ में आ गया, बाहर कर दिए जाते हैं। और क्योंकि पानी में होने की वजह से वो थोड़े से कुछ ऐसी चीज होती है जो लिक्विड भी रह जाते हैं। महासागरों के किनारों पे जब उनका जो बहुत बारीक पदार्थ देखने को मिलता है उसको हम वॉल्केनिक सैंड भी बोलते हैं, यानी कि ज्वालामुखी रेत के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है, अब याद रखना जो ज्वालामुखी निक्षेपण होते हैं, पहली बात तो ये ज्वालामुखी निक्षेपण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपके लैंड पर होता है, एक आपके ओशन पर होता है। समझ गए? एक होता है आपके लैंड पे, एक होता है ओशंस के ऊपर। लैंड पे होने से क्या होता है? लैंड पर आया, लैंड पे आने की वजह से मान के चलिए कि कोई एक रॉक है, ठीक है, रॉक की क्या की जाती है? वेदरिंग होती है। वेदरिंग के बाद में क्या हो जाएगा? उसका मान के चलिए उसका इरोजन, ठीक है, हो रहा था, इरोजन हो गया। इरोजन के बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन, के बाद में उसका डिपोजिशन। ठीक है, ये प्रोसेस यहां पर आपका काम कर गया। अब बात आती है डिपोजिशन हो गया। डिपोजिशन आपके कहां पर होगा दोस्तों? ओशियन एरिया में। ओशन एरिया के अंदर उसका डिपोजिशन हो गया। अब बात आती है दोस्तों आपके ओशन की। ओशन में क्या होगा? आपका डायरेक्ट इरुप्शन। डायरेक्ट इरुप्शन आपका होगा। डायरेक्ट इरुप्शन होने की वजह से डायरेक्टली वो बनेंगे। तो ऐसे करके हम यहाँ पर वॉल्केनिक इरुप्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, जो डायरेक्ट इरुप्शन होता है, डायरेक्ट इरुप्शन के थ्रू जो बनते हैं वो कुछ कुछ मैच करते हैं आपके ब्लू मड से। मतलब कि नीली पंख से मैच करते हैं। कहीं कहीं अगर इनके कलर की बात की जाए तो इनका जो कलर होता है, इनका कलर ग्रे जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा ग्रे कलर इनका होता है। तो ये आपके वॉल्केनिक डिपॉजिट्स कहलाते हैं, ज्वालामुखी निक्षेपण कहलाते हैं। एक लैंड एरिया से, यानी कि चट्टान से वेदरिंग होती है, वेदरिंग बोल दीजिए चाहे इरोजन बोल दीजिए। इरोजन होने के बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, उसको जमा दिया जाता है कहाँ पे? ओशन एरिया में। इसको नीली पंख के समान भी थोड़ा थोड़ा माना जाता है। सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक का? तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, तो क्योंकि यहाँ तक आपको क्लियर है, दो टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब हम हमारे नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं जो बिल्कुल एंड में आता है। ये दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है। इसमें हम बात करेंगे आपके बायोटिक एलिमेंट्स की। बोला जाएगा यहाँ पे 3rd नंबर पे हेडिंग डाल दीजिए, बायोटिक डिपॉजिट्स। मतलब कि जैविक निक्षेप। अब देखिए दोस्तों, बायोटिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं? बायोटिक डिपॉजिट्स का मतलब ये है कि हमारे ओशन के इंटरनल पार्ट में मिलने वाले कुछ ऐसे जीव जंतु जिनकी वजह से वहां पे ओशंस का डिपॉजिट हो रहा है, वो बायोटिक डिपॉजिट बोल दीजिए। इनको हम हमारे कार्बनिक पदार्थ भी बोल सकते हैं, यानी कि इनके अंदर कार्बन का कंटेंट भी हो सकता है। तो कार्बनिक पदार्थ के नाम से भी इनको जाना जा सकता है, कार्बनिक निक्षेप के नाम से भी हम जाना जा सकता है। इनके अंदर जो सोर्स होता है, लाइक ये जो आपके होते हैं, इसका जो सोर्स है दोस्तों, इसका सोर्स क्या है? ओनली ओशियन है। लाइक ऐसा नहीं है कि लैंड पर कोई पशु मरा है, उसको जानबूझ करके ओशन में डाला गया है, फिर वहां पे उसके डिपॉजिट जमे हैं। नहीं, इसका जो टोटल सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ओशन है। बाकी वॉल्केनिक के अंदर और आपके टेरिजीनियस के अंदर दोनों में लैंड काम कर रहा था। यहाँ पे लैंड का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो भी काम कर रहा है वो ओशन खुद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओशन के खुद के प्लांट्स है, ओशन के खुद के जीवों की वजह से ये बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपके स्पेशली जो ओशन पे ये जो बने हैं दोस्तों, इसको हम यहाँ पे दो पार्ट्स के अंदर यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से आ गए? चलिए अब हम इनका थोड़ा सा डिवाइडेशन पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा इनको इधर लाना पड़ेगा।
अरे भाई साहब, देखो यहां पे लिखेंगे इनके टाइप्स। प्रकार, देखिए प्रकारों में इनके कौन कौन से प्रकार आ गए। बायोटिक डिपॉजिट्स हो गए, कार्बन सोर्स ओशन हो गया। प्रकारों के अंदर इनके दो तरह के प्रकार होते हैं दोस्तों। एक हमारे प्रकार होते हैं नैरेटिक मैटर, पदार्थ हमारे दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है नैरेटिक मैटर, एक कहलाता है आपका पैलेटिक मैटर। एक पदार्थ आपका हो गया दोस्तों नैरेटिक पदार्थ, एक आपका कहलाएगा पैलेगिक पदार्थ। देखिए जी, यहाँ के दो तरह के इसके पदार्थ हो गए, नैरेटिक और पैलेगिक। दो तरह में आपको इसको डिवाइड करना है। मतलब ये कि इसमें हम बोल सकते हैं कि एक के अंदर ऑब्वियसली अगर हमने इनको डिवाइड किया है तो इन दोनों के अंदर ही कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी। अलग अलग रूप में डिवाइड करने की विशेषता इसके अंदर यही होती है। अब नैरेटिक के अंदर क्या होता है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ओशंस में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की वजह से बनती है, तो क्योंकि अगर जीव जंतु होगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जीव जंतुओं की जो अस्थि पंजर होते हैं ना, लाइक उनकी हड्डियां हो गई या उनके मरने के बाद में उनके जो जमाव हो गए, उनको हम इसमें शामिल करते हैं। तो नैरेटिक के अंदर आप इसमें के अंदर आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जीवों के अस्थि पंजर, प्लस वनस्पति, जीवों के इसके अंदर अस्थि पंजर और वनस्पति को शामिल किया जाता है। यानी कि पूरी तरह से आपके टोटली बायोटिक रूप के अंदर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ जीवों के अंदर भी हम एनवायरनमेंट में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे जीवों की अस्थि पंजर वनस्पति है, यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंटली जीवों में शैवाल को शामिल किया जा सकता है जो हमारे एलगी होते हैं, ठीक है। तो याद रखना आपके बायोटिक डिपॉजिट्स में दो प्रकार के होते हैं, नैरेटिक मैटर एंड पैलेगिक मैटर। नैरेटिक मैटर में अस्थि पंजर और वनस्पति को शामिल करते हैं, और जो पैलेगिक मैटर होते हैं उसमें हम शैवालों को शामिल करते हैं। क्लियर है गाइस, सभी को यहां तक का समझ में आ गया क्या क्या इसमें बोला जा सकता है? क्लियर है? नैरेटिक समझ में आ गया, पैलेगिक समझ में आ गया। नैरेटिक के अंदर इतना कुछ भी नहीं है, जो जीव जंतु होते हैं उनके अस्थिपंजर हो गए और वनस्पतियां हो गई। जब जब उनके अस्थिपंजर और वनस्पतियां जब पड़ी रहती है तो उनका क्या होती है, केमिकल वेदरिंग होती है। केमिकल वेदरिंग होने की वजह से ओशन वेव्स उस वहां पे गिरती है बार बार में, और ओशन वेव्स क्या करती है, उसका कटाव करती है। कटाव करने की वजह से वो पंख के अंदर या मड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो आपके स्पेशली पाए जाते हैं ओशंस के सेंट्रल पार्ट के अंदर, ज्यादातर सागर की तली के अंदर उनका स्पेशली जमा होता है। इसके अंदर अगर हम डिवाइडेशन की बात करें तो हम पैलेगिक मैटर को थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं। पैलेगिक मैटर, पैलेगिक मैटर जो होता है दोस्तों, उसको हम बोलेंगे कि स्पेशली दो तरह का ये होता है। इसमें दो प्रकार से पैलेगिक मैटर को हम समझ सकते हैं। एक आपका माना जाता है दोस्तों चूना प्रधान, चूना प्रधान, और एक आपका माना जाता है सिलिका प्रधान। क्या हो गया, एक हो गया आपका चूना प्रधान, एक हो गया सिलिका प्रधान। मतलब कि जो शैवाल पाए जाते हैं ना, उन शैवालों के डिपॉजिट्स में किसी में चूने की मात्रा ज्यादा होती है, किसी में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। चूना प्रधान और सिलिका प्रधान यहां पर हो गया है। चूना प्रधान और सिलिका प्रधान जो होते हैं दोस्तों, इनको हम बोल सकते हैं, पैलेगिक को हम यहाँ पे ओस के नाम से जानते हैं, जिसको बोला जाता है ऊज। नाम यहां सुना होगा आपने, ऊज क्या होता है,
सॉरी डबल ओ है, चूना प्रधान और सिलिका प्रधान। तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं। एक आपका कहलाता है चूना प्रधान को अगर हम मैं डिवाइड करूं दोस्तों, तो चूना प्रधान आपका फिर से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक आपका कहलाता है टेरोपॉड, ठीक है ना। एक आपका किस कैटेगरी में आता है, टेरोपॉड की कैटेगरी के अंदर आता है एक। एक मिनट गाइस, ठीक है। एक आपका कहलाएगा टेरापॉड, एक आपका कहलाएगा ग्लोबिजेरिना। ठीक है, टेरापॉड ऊज और ग्लोबिजेरिना ऊज। इसके बाद में हमारा यहां पर आ जाएगा सिलिका प्रधान। तो सिलिका प्रधान में दो को शामिल करेंगे, एक कहलाएगा रेडियोलॉरियन और एक आपका माना जाएगा डायटम। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया। यहां तक में कोई डिफरेंस तो ऐसा कुछ है नहीं, समझने जैसी बात है। चार तरह से हमने यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया। एक है चूना प्रधान, एक है सिलिका प्रधान। चूना प्रधान आ जाएगा टेरापॉड के अंदर, ग्लोबिजेरिना में। अब आप सोचिए कि क्योंकि इसके अंदर ये जीवों से बन रहा है, तो स्पेशलिटी क्या है यहाँ पे, जीव की स्पेशलिटी है कि उस जीव के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा थी। तो यहाँ पे बोला जाता है जो टेरापॉड ऊज होता है दोस्तों, वो मोलस्क नाम के एक जीव से, सॉरी मैं किसको सॉरी बोल रही हूँ, मोलस्क नाम के जीव से, ये देखो ये जो पाया जाता है आपके दोस्तों, वो मोलस्क नाम का जो जीव होता है, मोलस्क नाम का जीव टेरोपॉड इसका उत्पादन करता है, जिसके अंदर क्या होता है, हाईएस्ट मात्रा में चूना प्रधान में बता रही हूं। तो ऑब्वियसली चूने का सोर्स क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पे दोस्तों माना जाता है कि लगभग 80% से ज्यादा यहां पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादातर मात्रा में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमें देखने को मिलेगा। आपके मोलस्क नाम के टेरापॉड नाम के जीव से बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। इनकी क्या अगर हम देखें तो लगभग 1.5 इंच तक का इनका व्यास होता है, ये हम बोल सकते हैं। ये आपके स्पेशली हम देखें तो अटलांटिक ओशन के साउथ में और वेस्ट में दोनों के अंदर ये ज्यादातर पाए जाते हैं। डेप्थ की अगर बात की जाए तो लगभग 2000 फैथम तक की इनकी डेप्थ होती है। आगे अगर हम चलते हैं ग्लोबिजेरिना, तो ग्लोबिजेरिना की भी वही बात आ जाती है दोस्तों। ये भी आपके एक चूना प्रधान जीव होता है। ग्लोबिजेरिना जीव के उससे ये बनता है। इसका कलर पूरी तरह से व्हाइट होता है क्योंकि इसके अंदर चूने की मात्रा और भी अच्छी होती है। इससे कंपेयर करें तो इसमें चूने की मात्रा इससे 15% कम होती है। लगभग 65% तक इसके अंदर चूना पाया जाता है या कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसकी अगर हम बात करें दोस्तों कि ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, कितनी गहराई में पाया जाएगा, तो जहां इसकी गहराई 2000 फैथम थी, यहां पे उसकी गहराई 4000 फैथम हो जाती है। जहां वो 2000 फैथम पे था, यहाँ पे ग्लोबिजेरिना ऊज 4000 फैथम की गहराई पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके आगे ये नहीं पाया जाता। चूना प्रधान आपके सामने क्लियर है। फिर आता है रेडियोलॉरियल और फिर आता है डायटम ऊज। सिलिका प्रधान ऊज के अंदर क्या होता है, ये आपके किसका हिस्सा माना जाता है, सिलिका प्रधान ऊज का ये हिस्सा माना जा रहा है। इसमें स्पेशली चूने की मात्रा ज्यादा थी, इसमें हमें सिलिका की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ठीक है, सिलिका की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ही इनको सिलिका युक्त बोला जाता है। चूने की कमी की वजह से यहाँ पे जो ऊज होती है वो पानी में घुलती नहीं है, क्योंकि चूना पानी में घुल जाता है, घुलती नहीं है। दोनों ही तरह के मौसम में देखने को मिलती है, सर्दी में ले लीजिए, गर्मी में ले लीजिए, सभी तरह के मौसमों के अंदर ये हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे दो तरह से हमने इसको डिवाइड किया है, एक कहलाता है रेडियोलॉरियन ऊज और एक कहलाता है डायटम ऊज। रेडियोलॉरियन ऊज क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर आपके वही नाम है, जो इनके नाम है उसी तरह के जीव से ये बनता है। रेडियोलॉरियम और डायटम जो होता है ना दोस्तों आपका, उनका उन्हीं जीवों के अवशेषों से इनका यहाँ पे निर्माण होता है। इनकी अगर मैं गहराई की बात कर रही हूँ रेडियोलॉरियन की, तो ये लगभग दोस्तों 2000 से लेके 5000 फैथम तक की गहराई पे ये देखा जाता है। 4000 के आगे, इसका मतलब ये है कि रेडियोलॉरियन ऊन हमें आगे जाके देखने को मिलता है।
इसका जो फॉर्मेशन है दोस्तों वो आपको इंडियन ओशियन में, मतलब कि हिंद महासागर में अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इंडियन ओशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हमें वहाँ पे मतलब कि ये जो हिस्से हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं। इंडियन ओशन मेन है। इसके बाद में हम चाहें तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन के अंदर भी इनका कुछ हिस्सा देखा जा सकता है, रेडियोलॉरियन का। अब देन एंड में हमारे सबसे लास्ट में आता है गाइस डाइटम जो होता है इसमें भी सिलिका की मात्रा होती है। इसमें कुछ अंश पौधों का भी पाया जाता है। डेप्थ की अगर बात करूं तो ज्यादा इसकी इतनी डेप्थ नहीं होती है, ये आपको बीच बीच में देखने को मिलेगा। लगभग 600 to 2000 स्पेशली यही है कि 600 to 2000 फैदम की गहराई पर ये हमें यहाँ पे पाया जाएगा। पैसिफिक ओशन में ज्यादातर मात्रा में ये देखने को मिलता है। इसका जो कलर होता है थोड़ा सा लाइट कलर होता है। इन चीजों का यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे क्योंकि सिलिका प्रदान होता है ज्यादा घुलने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे करके दोस्तों अब अगर मैं आपको बिल्कुल एक शीट बना करके बताऊं कि कैसे आप इनको याद कर सकते हैं, तो मैंने आपको हर किसी का क्लासिफिकेशन बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो ये जितना मैंने आपको समझाया है उसको मैं बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर पे फिर से आप लोगों को लिख के बता रही हूं। ओशन डिपॉजिट्स का क्लासिफिकेशन आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है दोस्तों, इसको मिस मत करना। और हाँ, इसके बीच में सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, एक आपके और बनता है जो आपके अकार्बनिक पदार्थों के निक्षेपण से बनता है। मैंने आपको बताया था उसमें हम रेड क्ले को शामिल करते हैं। मतलब ये जब ओशन के टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ओशंस में कुछ ठंडे होते हैं कुछ गर्म होते हैं, अल नीनो की घटना ला नीना की घटना होती ही रहती है। तो जब ओशंस के टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आ जाता है तो वहां पर अलग अलग केमिकल चेंजेस भी आते हैं। केमिकल चेंजेस आने की वजह से वहां पे जो खनिज पाए जाते हैं उन खनिजों के अंदर फॉर्मेशन में चेंज आता है और वहां से अलग अलग तरीके के हमारे डिपॉजिट्स बनने लग जाते हैं। जैसे आपके सिलिका हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सब आपके उसी का ही एक एग्जाम्पल पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये कि ओशंस के अंदर होने वाले केमिकल चेंजेस की वजह से जो नए डिपॉजिट्स का वेव इरोजन होता है उससे हमें अकार्बनिक पदार्थों का निक्षेपण हो सकता है, जिसमें आप बोल सकते हैं आपके कि स्पेशली अगर बोला जाए कि कौन से आपके कार्बनिक पदार्थ है अकार्बनिक है, इसका डिफरेंस करना मुश्किल है क्योंकि वो पानी में घुलनशील होते हैं और वो इतने जल्दी होते हैं कि पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम इस पे इंपॉर्टेंटली रेड क्ले को शामिल करते हैं, यानी कि लाल मृतिका को इसके अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, लाल मृतिका को जो शामिल करेंगे दोस्तों, लाल मृतिका का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए कि जो नॉन कार्बनिक है या जो नॉन बायोटिक एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा अंश पाया जाता है, तो वो आपका कहलाएगा दोस्तों रेड क्ले। रेड क्ले सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसका जमाव सबसे अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर स्पेशली दोस्तों एल्यूमिनियम और सिलिकेट की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। AlCl एल्यूमिनियम और सिलिकेट की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि इसका कलर रेड होता है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमें लोहे के ऑक्साइड्स की मात्रा भी देखने को अच्छे से मिल पाएगी। अगर इसका क्लासिफिकेशन की जाए कि इसके अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर इसके अंदर पाई जाती है दोस्तों, तो एल्यूमिनियम, सिलिका और आयरन, तीन चीज इसमें 80% तक पाई जाती है। चूने की जहां तक बात है तो चूना इसमें सिर्फ और सिर्फ 7% हमें देखने को मिलता है। तो ये होती है दोस्तों आपकी लाल मृतिका जो कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों के निक्षेपण से बनती है। ये इसमें आपको इतना कुछ ज्यादा नहीं समझना था। अब मैंने आपको यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया है। एक बार फिर से मैं आपको ओशंस का डिपॉजिट बता रही हूं, आप लोग लिख लीजिए ओशियन डिपॉजिट्स। ओशियन डिपॉजिट्स उनका क्लासिफिकेशन। ओशियन डिपॉजिट्स उनका क्लासिफिकेशन जो हमने किया है यहाँ पे हम देखेंगे उनके टाइप्स के बारे में। ठीक है जी, तो लिख लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। थोड़ा सा छोटा मुझे इसको करना पड़ेगा क्योंकि इतना छोटा भी नहीं है। ये देखिए ओशियन डिपॉजिट्स उनका क्लासिफिकेशन के बाद में आते हैं उनके टाइप्स। तो टाइप्स में हम बात करेंगे, यहाँ पर हमने उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 पर आता है आपका टेरिजीनियस। देन आते हैं आपके वॉल्केनिक, टेरिजीनियस डिपॉजिट, वॉल्केनिक डिपॉजिट, फिर आते हैं आपके बायोटिक डिपॉजिट्स।
बायोटिक डिपॉजिट्स हो जाते हैं और फिर आते हैं आपके नॉन बायोटिक्स। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यहाँ पे क्लियर है। टेरिजीनियस डिपॉजिट जो होते हैं उसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे नंबर 1 पे आती है दोस्तों आपके ग्रेवल, नंबर 2 पर आती है सैंड, नंबर 4 पर आती है आपके क्ले, फिर आती है सिल्ट, सॉरी पहले सिल्ट आती है, सिल्ट, देन आ जाती है आपके क्ले, एंड देन नंबर 4 पे आती है मड, मतलब कि पंख। मड की जहां तक बात है दोस्तों, तो मड को भी हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक कहलाती है आपकी ब्लू मड, एक कहलाती है रेड मड, और एक कहलाती है ग्रीन मड। ठीक है, 3 तरह की मड यहाँ पे होगी। वॉल्केनिक जो होते हैं दोस्तों, उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं लैंड से मिलने वाले, एक होते हैं ओशियन से मिलने वाले। ठीक है, इसके बाद में आते हैं आपके बायोटिक। बायोटिक को हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके कार्बोनेट, एक होते हैं आपके सिलिकेट। कार्बोनेट जो होते हैं मतलब बायोटिक एलिमेंट्स के अंदर जो कार्बोनेट होते हैं, मतलब जिसमें चूने की मात्रा पाई जाती है, वो आपके 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके कौन से हो गए? एक आपके कहलाएगा टेरोपॉड, जिसको हम बोल सकते हैं ओज, टेरोपॉड कहलाएगा आपका, और एक कहलाएगा आपका ग्लोबिस एरिना। ठीक है, ये 2 तरीके के यहाँ पे हो गए, आपके टेरोपॉड हो गया और आपके ग्लोबिस एरिना हो गया। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखना मैं शायद चूक गई। कार्बोनेट, कार्बोनेट के अंदर आपके पाया जाएगा, हाँ चूना प्रधान के अंदर 2 पाए जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चूना प्रधान में आपके 2 पाए जाएंगे। टेरोपॉड हो जाएगा। ग्लोबिस एरिना इज अ पार्ट, यहाँ पर आपके आएगा हाँ जी पैलोजोइक। पैलेगिक, हाँ जी पैलेगिक ओज, ओज के नाम से जाना जाएगा। तो जो टेरोपॉड जो कहलाएगा हमारा चूना प्रधान के अंदर सॉरी कार्बोनेट हो गया, एक कहलाएगा आपका चूना प्रधान, एक आ जाएगा आपका सिलिका प्रधान। जी हाँ ठीक है, ठीक है, इसके अंदर आ गया आपके टेरोपॉड, पैलेगिक। पैलेगिक के अंदर आपके कौन कौन से आ जाएंगे? एक आपके आएगा रेडियोलॉरियन, एक मिनट मैं थोड़ा सा चूक रही हूँ शायद, सॉरी 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 एक मिनट, यहाँ तक का तो क्लियर हो गया सर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका सिलिकेट। सिलिकेट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियोलॉरियन। रेडियोलॉरियन ऑस, एंड नेक्स्ट नंबर पर आएगा आपके डाइटम। नॉन बायोटिक के अंदर आपके सिंपल आ जाएगी रेड क्ले। ठीक है जी, तो यहां तक का याद रखना, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। इन सबको मैंने बिल्कुल आप लोगों को डिटेल के अंदर मैंने आपको समझाया है कि ये कौन कौन से यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ गाइस, अब मुझे याद आ गया, थोड़ा सा याद रखना। आपके यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, जो कार्बोनेट होते हैं और जो सिलिकेट होते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ पैलेगिक ओज। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा लिख दिया। दीज आर द पार्ट ऑफ पैलेगिक। एक मिनट, यहाँ पे सिलिकेट है ही, यहाँ पर आ जाएगा आपका पैलेगिक। पैलेगिक के अंदर आ जाएगा आपके एक तो चूना प्रधान आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके कार्बोनेट। कार्बोनेट के अंदर यहाँ पर एक आपके आ जाएगा टेरोपॉड, और एक आपके आ जाएगा ग्लोबिस एरिना। ठीक है, अब क्लियर है बिल्कुल। क्लासिफिकेशन हो गया, इनका टाइप्स हो गए, टेरिजीनियस हो गया, सभी का बिल्कुल अच्छे से क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया है। लिख लीजिए ओशियन डिपॉजिट्स, इनका क्लासिफिकेशन, इनके टाइप्स। फर्स्ट इज टेरिजीनियस, सेकंड इज वोल्केनिक, थर्ड इज बायोटिक, एंड फोर्थ इज नॉन बायोटिक। इन टेरिजीनियस वी काउंट ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड मड, एंड वी डिवाइडेड मड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज ब्लू मड, second is red mud, and third is green mud. In a volcanic eruption, volcanic deposit, we divided into 2 parts. First is land and second is ocean. In biotic, these are the 2 parts. First is pelagic and narrogic. Okay, pelagic 2 types के होते हैं, carbonate and silicate.
कार्बोनेट दो टाइप के होते हैं, टेरोपॉड एंड ग्लोबिजेरिना। सिलिकेट दो पार्ट का होता है, रेडियोलॉरियन ऑस एंड डाइटामॉस। और जो नॉन बायोटिक होते हैं वो एक प्रकार का होता है जिसमें हम क्ले को शामिल करते हैं। आई होप आप सभी को बिल्कुल क्लियर होगा दोस्तों यहाँ तक का। कोई किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट यहाँ पे हो तो मुझे बता देना। आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो देखिए यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। ओशियंस के डिपॉजिट्स आप सभी को क्लियर है, कौन कौन से इनके एग्जांपल्स हैं, ये सब आपको क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जैकिंसर का मैं आपको विभाजन बताऊंगी। तो जैकिंसर का विभाजन और जो नॉर्मल विभाजन है इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। उन्होंने अपने विभाजन के अंदर लोकेशन को बेस बनाया है। लाइक उन्होंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पैलेगिक, जिसमें मैंने आपको अभी बताया था पैलेगिक में हमने किस किस को शामिल किया था। उन्होंने पैलेगिक के अंदर रेड क्ले को माना है, रेडियोलॉरियन को माना है, डाइटम को माना है और आपके ग्लोबिजेरिना को माना है पैलेगिक के अंदर। सेकंड नंबर पे वो बोलते हैं आपके टेरिजीनियस डिपॉजिट, उसके अंदर उन्होंने वही ग्रेवल, सैंड, इन सबको माना है, रेड पंक, मड पंक, इनको माना है। गहराई के हिसाब से अगर हम उसका क्लासिफिकेशन करें दोस्तों तो उन्होंने गहराई के हिसाब से 4 पार्ट्स में बांटा है। लाइक अगर मैं बात करूं आपको गहराई के हिसाब से, देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपके स्पेशली जो जैकिंसर था उनका क्लासिफिकेशन। उनके क्लासिफिकेशन में गहराई की अगर बात की जाए तो गहराई के हिसाब से उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 पे आता है दोस्तों आपके पैलेगिक। नंबर 1 पे उन्होंने सबसे पहले बताया दोस्तों पैलेगिक। देन उसके बाद में पैलेगिक आपने कंप्लीट कर लिया। पैलेगिक के बाद में आते हैं आपके टेरिजीनियस, जिसको हम बोलते हैं भूमिज निक्षेप। भूमिज निक्षेप यहाँ पे हो गया, मतलब आपके भूमिज निक्षेप हो गया जिसमें हम किसको शामिल कर सकते हैं, आपके ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, इन सबको शामिल कर सकते हैं। इसके बाद में वो बात करते हैं दोस्तों छिछले सागर से बने। छिछले सागर से बने निक्षेप। क्लियर है? एंड देन सबसे लास्ट के अंदर वो बोलते हैं, गहराई के हिसाब से बात आ रही है, सबसे लास्ट के अंदर उनकी बात आती है दोस्तों तटीय क्षेत्रों पे बनने वाले निक्षेप। तटीय क्षेत्रों के ऊपर बनने वाले निक्षेप उनको यहाँ पे बोलते हैं। सामान्य वर्गीकरण मैं आपको बता चुकी हूँ। जो जैकिंसर हैं और मरे सर हैं दोनों ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था। मरे सर ने अपना टेरिजीनियस और पैलेगिक के नाम से दिया था। टेरिजीनियस में उन्होंने बताया था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप में पाए जाते हैं। पैलेगिक के बारे में बताया था कि ये डीप सी प्लेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है। और जो जैकिंसर है उन्होंने गहराई के हिसाब से पैलेगिक, भूमिज निक्षेप, छिछले सागर से बने और तटीय निक्षेपों के बारे में बताया था। इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को यहाँ तक का बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ग्लॉसरीज हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। यहां तक की क्लास में आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक बार हम लोग पीपीटी बेस इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ओशियन डिपॉजिट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेप्थ। डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 100 फैथम। पैलेगिक डिपॉजिट जिसमें हमने रेड क्ले, रेडियोलॉरियन, डाइटम, ग्लोबिजेरियन और पेट्रोपडोस को शामिल किया है। देन आते हैं टेरिजीनियस, ब्लू मड, रेड मड, ग्रीन मड, कोरल मड और वॉल्केनिक मड, इनको शामिल किया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद में आती है शैलो सी डिपॉजिट। ये मैं आपको जैकिंसर का बता रही हूँ, जो जैकिंसर ने दिया था। इसमें उन्होंने ग्रेवल, सैंड, मड को शामिल किया था। और लिटोरल डिपॉजिट जिसमें ग्रेवल, सैंड और मड को शामिल किया था। लिटोरल डिपॉजिट्स वो होते हैं जो नदी के किनारे पाए जाते हैं। नदी के किनारे जो पाए जाते हैं उन डिपॉजिट्स को इसमें शामिल किया गया था। फिर बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। तो सर जॉन मरी एंड जेके जैकिंस क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज, शेल्फ डिपॉजिट एंड पैलेगिक डिपॉजिट्स। यानी कि एक तो किनारे पे मिलने वाले और एक पैलेगिक डिपॉजिट। फिर आते हैं जनरल क्लासिफिकेशन, उसमें टेरिजीनियस मतलब कि भूमिज निक्षेप जिसमें नदी के आसपास मिलने वाले, छिछले सागर में मिलने वाले और आपके भूमि में मिलने वाले, भूमि के पास में मिलने वाले निक्षेप हैं। फिर आते हैं आपके नेटरिक डिपॉजिट, शैलो वाटर नेटरिक डिपॉजिट, डीप सी वाटर नेटरिक डिपॉजिट एंड पैलेगिक डिपॉजिट्स। सभी को ग्लॉसरीज आपको समझ में आ गई होगी। डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर बात करें दोस्तों तो 4 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एक होता है हमारा लंबवत मतलब कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा कहलाता है हमारा रीजनल यानी कि क्षेत्रों के आधार पर मिलने वाला। तीसरा कहलाता है मरीन प्रोविनेंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सच एज ओशियन डिपॉजिट ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड डीप सी प्लेन, यानी कि समुद्र के
उच्चावचों के आधार पे, और चौथा होता है हमारे तलछटों के आधार पे, जैसे कि आपके टेरिजीनियस डिपॉजिट हो गए, पैलेगिक डिपॉजिट हो गए। पैलेगिक कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल सागर ही उनका सोर्स होता है, और टेरिजीनियस का लैंड सोर्स होता है। तो हमने लोकेशन, डेप्थ और उनके डिस्ट्रीब्यूशन वाइज हमने यहाँ पे बात कर ली है। अगर टेरिजीनियस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए दोस्तों, तो 3 तरह का यहाँ पे क्लासिफाई होता है, लिटोरल, शैलो वाटर और आपके डीप वाटर डिपॉजिट। ये सभी दोस्तों पहले मैंने आपको बोर्ड पे समझाया है, इसलिए समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और फिर मैंने आप लोगों के सामने पीपीटी खोली है। तो मैं सिंपल पीपीटी आप लोगों के लिए नहीं लेकर आई हूँ, ना मैं क्लास में फालतू की बातें मैंने आपसे करी है। जो भी आप लोगों ने 1-1.25 घंटा मेरे साथ में पढ़ा है, उसमें टोटल गाइस फुल ऑफ नॉलेज है। अगर आप लोग स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आप लोगों का नुकसान है। पूरा वीडियो देखिएगा, चाहे 1x पे देख लेना, चाहे 1.25x पे देख लेना, या 1.5x पे देख लेना, पूरा वीडियो जरूर देखना। क्योंकि जिसको मान लीजिए कि मेरे में समझ में नहीं आया हो, काफी लोगों को लग सकता है कि आज मैंने थोड़ा हिंदी में पढ़ा है, क्योंकि इसलिए पढ़ा है क्योंकि मेरे पास बहुत डिमांड है हिंदी में पढ़ने की, इसीलिए मैं पीपीटी फुल इंग्लिश में लेकर आई हूँ। तो आप पीपीटी भी पढ़ लेंगे, फिर मेरा वीडियो देखेंगे। मैं कह रही हूं अगर यहां से सवाल आएगा तो गलत नहीं करोगे। बहुत सवाल ऐसे आ जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट इज नॉट एसोसिएट विद पैलेगिक डिपॉजिट। ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन आपसे दे दिया जाए, आपसे बोल दे कि रेड क्ले हो गया, आपके ग्लोबिजेरिना हो गया, रेडियोलॉरियन हो गया, फिर आपसे ऑप्शन पूछ लिए जाए, एवरीथिंग कैन बी हैपन देयर। तो वहां पे आपको कुछ भी हो सकता है। तो आपको इनका डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है कि सेडिमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है। लिटोरल डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं? तो देखिए, लिटोरल डिपॉजिट मतलब नदी के पास में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के पास में मिलते हैं। शैलो वाटर डिपॉजिट्स मिलते हैं आपके लगभग 100 फैथम की डेप्थ पे। डीप वाटर डिपॉजिट 100 से ज्यादा डेप्थ के, यानी कि 100 से भी और ज्यादा की डेप्थ पे ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें पैलेगिक डिपॉजिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये ओस के रूप में देखने को मिलता है। और देखिए, टोटल एरिया का लगभग 75.5% ओशन एरिया का ये कवर करते हैं। रेड क्ले जो होती है दोस्तों, वो लगभग 31% जो होती है वो टोटल ओशन डिपॉजिट्स का कवर करती है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो आपके एनिमल टाइप्स के जो डिपॉजिट्स हैं दोस्तों, जिसको हम बोल सकते हैं आपके पैलेगिक डिपॉजिट्स, वो 75% कवर कर रहे हैं, और रेड क्ले आपके 31% का एरिया रेड क्ले कवर कर रही है। यानी कि अलग है, रेड क्ले कंसिस्ट 31% का टोटल ओशन डिपॉजिट्स, और इसके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके अंदर 75% किया जा रहा है। ठीक है जी, यहां तक का क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो, वही फिर से बोल रही हूं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैंने आप लोगों को फुल डिटेल में बता दिया है। ओशन डिपॉजिट्स, उनके टाइप्स 3 टाइप्स होते हैं। एक है आपके भूमि से मिलने वाला, एक है ज्वालामुखी से मिलने वाले, एक आते हैं आपके समुद्र की सतह से मिलने वाले, और एक होते हैं आपके अकार्बनिक। भूमि से मिलने वाले को टेरिजीनियस बोला जाता है। 5 तरह के होते हैं, ग्रेवल, सैंड, क्ले, सिल्ट एंड मड। मड 3 तरह की होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू मड। इसके बाद में आते हैं वॉल्केनिक। वॉल्केनिक 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं लैंड से मिलने वाले, एक होते हैं खुद ओशियंस में मिलने वाले। तीसरे होते हैं आपके बायोटिक। बायोटिक के अंदर किसको हम शामिल करते हैं? जिसमें आपके जीव जंतु और वनस्पति से बनते हो। तो ऐसे एलिमेंट जिसमें जीव जंतुओं के वनस्पति अस्थिपंजर शामिल होते हैं उनको हम बोलते हैं गाइस नेरेटिक, और जिनके अंदर शैवाल शामिल होते हैं उनको हम बोलते हैं पैलेगिक। पैलेगिक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं कार्बोनेट जिसके अंदर चूना पाया जाता है, एक होता है सिलिकेट जिसमें सिलिका पाई जाती है। चूना प्रधान जो होते हैं दोस्तों, उनके अंदर 80% तक चूना होता है, जिसमें 2 होते हैं, एक आपके कहलाते हैं टेरोपॉड, एक आपके कहलाते हैं ग्लोबिजेरिना। इनको म्यूचुअली ओस के नाम से जाना जाता है। देन आपके आती है सिलिका प्रधान। सिलिका प्रधान को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेडियोलॉरियन ओस और दूसरा कहलाता है डाइटामोस। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों में तब होता है जब ओशंस के टेम्परेचर के अंदर जब डिफरेंस आते हैं, तो वहां पे केमिकली रिएक्शंस की वजह से वहां पे जो चट्टानें होती हैं उनका अवक्षेपण होता है, और उससे वहां पे रेड, जिसको हम बोल सकते हैं वहां पे आपके लाल मृतिका का निर्माण होता है, रेड क्ले का वहां पे निर्माण होता है। रेड क्ले जो होती है दोस्तों, उसमें ज्यादातर मात्रा में 80% तक उसमें एल्यूमिनियम, लोहे की मात्रा पाई जाती है और सिलिकेट की मात्रा पाई जाती है, और लगभग 7 से 8% उसमें चूने की मात्रा पाई जाती है। ये तो आपका होता है कॉमन क्लासिफिकेशन। मरे सर और जैकिन सर ने अपना इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। मरे सर ने 2 पार्ट्स में किया है, एक आपके कहलाते हैं टेरिजीनियस, दूसरे कहलाते हैं पैलेगिक। और जो आपके जैकिन सर है उन्होंने 3 बेस पे किया है, लोकेशन वाइज, डेप्थ वाइज और उनके सेडिमेंट्स के डिपोजिशन वाइज। लोकेशन वाइज की अगर हम बात करें तो लोकेशन वाइज भी उन्होंने यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में, लोकेशन वाइज भी उन्होंने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहले कहलाते हैं आपके पैलेगिक, दूसरे आपके कहलाते हैं टेरिजीनियस। डेप्थ वाइज डिवाइड करें, पैलेगिक आ जाता है आपके छिछले सागर से बने हुए आ जाते हैं आपके, उसके बाद में आ जाते हैं आप पैलेगिक
पैलागिक, टेरिजीनियस, फिर आज आपके आ जाते हैं शैलो वाटर से बनने वाले, चौथे आ जाते हैं आपके कोस्टल रीजन में बनने वाले। फिर आते हैं उनके जमाव के आधार पे, तो जमाव पे भी यही पाया गया, पहले टेरिजीनियस होते हैं और फिर पैलागिक होते हैं। जिसको डिटेल में पढ़ना है और डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसी तरीके से अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो अनअकैडमी प्लस का आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और मेरा जो रेफरल कोड है वो है दोस्तों UGC10, UGC10 मेरा रेफरल कोड है। इसको जब आप अप्लाई करोगे दोस्तों तो आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, 10% ऑफ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन गाइज इसी के साथ साथ आप सीधा मेरे साथ में जुड़ोगे अनअकैडमी पर, और जो भी आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि याद रखना दोस्तों ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिलेबस लगता है इतना सा या इत्तू सा सिलेबस लगता है, और जब पढ़ने लगते हैं तो उनको खोले जाओ। जैसे आज हमारे सामने ओशन डिपॉजिट एक छोटा सा टॉपिक था, पर मैं गाइज यहाँ पे कंटिन्यूअसली 1 घंटा 40 मिनट से बोल रही हूँ, फिक्स 1 घंटा 40 मिनट से मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ बिना किसी ब्रेक के। और टॉपिक क्या है? सिर्फ ओशन डिपॉजिट, जिसमें भी मुझे लगता है कि जो मैं मेरा एफर्ट डालना चाह रही थी, आपको डिटेल में जो पढ़ाना चाह रही थी, वो शायद मैं उतना नहीं दे पाई, ठीक है ना, पर आप लोगों के एग्जाम के लिए इनफ है। जब आगे चल के पढ़ोगे तो इसका मतलब अंत नहीं है। तो अगर आप इसी तरीके से अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा रेफरल कोड है UGC10 लगा देना, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त भी। और अगर आप अनअकैडमी पर पहली बार जाओगे और आपसे जब पहली क्लास देखोगे तो आपसे कोड पूछा जाएगा, क्लास नहीं खुलेगी, फ्री क्लास भी नहीं खुलेगी, कोड पूछा जाएगा, उसमें भी आप UGC10 अप्लाई कर देना, 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें तो आपकी क्लास अनलॉक होगी, प्लस में 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही। इसी के साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ते हो, क्योंकि दोस्तों ये एक नेट JRF का एग्जाम है। इसको अगर आप देखो कि सीधा सीधा हम यूट्यूब पर आएंगे, क्लास लेंगे, काम बन जाएगा, जरूर बन जाएगा, पर अगर आप अच्छे से दौड़ना चाहते हो, क्योंकि अगर आपके पास में साइकिल और मैं आपको बोलूं कि मैं आपको सीधा साइकिल से कार में बैठा रही हूं, तो आप लोग बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो साइकिल से जाना पसंद करेंगे। पेट्रोल की फिक्र मत करना, पेट्रोल मैं भरा दूंगी। कुछ लोग ये कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम पेट्रोल महंगा है, हम तो साइकिल से जाएंगे, पेट्रोल मैं भरवाऊंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सीधा मेरे साथ में आके जुड़ना है अनअकैडमी प्लस पे। सो गाइज थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। मैंने मेरी तरफ से पूरा एफर्ट डाला है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि आपकी एग्जाम काफी नजदीक है। बिल्कुल उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसके बारे में बताएं। अगर आपके कुछ मुझे सजेशन है तो आप मुझे उसके बारे में बताएं। बिल्कुल गाइस, आप लोगों के हर स्टेप का मैं यहाँ पे वेलकम करूंगी। और हाँ, इसी के साथ साथ मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि अगर मैं पूरा कंटिन्यूअसली आप लोगों को मैंने एक टॉपिक कवर कराया है तो एटलीस्ट आपसे एक थम्स अप की मैं उम्मीद कर सकती हूँ। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को लाइक, शेयर, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगेन मेरा नाम कृतिका पारिक, मैं बता दूं आपको अनअकैडमी UGC नेट चैनल पे रेगुलर 2 बजे मंडे टू फ्राइडे ज्योग्राफी की क्लास में लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनअकैडमी के बहुत सारे सिस्टर चैनल्स हैं जहां पर आपको बहुत सारा नॉलेज देखने को मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप लोगों के साथ में मैं लाऊंगी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि अभी मैं ओशनोग्राफी करा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा रहने वाला है ओशन की सैलिनिटी को लेकर के, मृदा की लवणता को लेके। तो यह तो इंतजार करूंगी, रहेगा मुझे भी आप लोगों के बीच में दोबारा वापस आने का, और लेकर आऊंगी एक नया चैप्टर। ये चैप्टर मेरी तरफ से आज कंप्लीट है। आप लोग भी इसको पढ़िएगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा। और फिर से जाते जाते बोल रही हूँ कि क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।